सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रहेगी सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। एंड आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट पढ़ेंगे, प्लस साथ ही साथ हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रास लैंड्स है वो भी देखने वाले हैं एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी 3 छोटे छोटे से टॉपिक हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब अगर आपने कल का लेक्चर ढंग से लिया होगा, अटेंड किया होगा, तो ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है, सर लास्ट लेक्चर को ओपन क्लाइमेट नॉन टोरेट प्लीज़ चेक लास्ट नोट्स इन इंग्लिश। ठीक है धर्मेंद्र राणा, उसको मैं इंक्लूड करवा दूंगा। बिल्कुल वो इंक्लूडेड नहीं होगा, कारण उसका ये है कि वो एक्चुअल में क्या है ना कि चलो उसको मैं इंक्लूड करवा दूंगा। ठीक है, आपके कल के नोट्स में वॉइस बिल्कुल सही है। ओके हाँ, जंगल में मंगल, ये हुई ना। जंगल में मंगल करेंगे आज हम लोग। चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फॉरेस्ट। हाँ जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ। मतलब डिफरेंट भूमिका उतनी नहीं बांधेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें से जो सबसे पहला टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमें देखना है वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बूंदें गिर रही हैं कि नहीं, बारिश हो रही है। तो इससे कुछ अंदाज़ा आपको लगना चाहिए। और कमेंट में अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, दैट इज़ कि एवरग्रीन क्यों बोलते होंगे इनको? क्यों एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते होंगे इनको? कुछ भी गेस करिए। तो देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सो देर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। यानी जो इसमें पेड़ होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, उनकी पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती हैं और कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट टाइम टू फॉर द ट्रीज टू शेड द लीव्स एंड दे डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। And that is why these kind of forests are known as evergreen forests because they appear green always. हमेशा हरे हरे नज़र आते हैं। That doesn't mean कि इनकी जो पत्ती, जिनके पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ झड़ती नहीं हैं। That is they do not shed their leaves. No, it is wrong. शेड करते हैं लीव्स लेकिन सब एक साथ नहीं करते हैं, इसलिए वो ग्रीनिश अपीयर होता है। ये हमें वहाँ पे मिलते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है और शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, बहुत ही शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। और मीन एनुअल जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 या फिर 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। अब ये बताने की ज़रूरत होनी ना चाहिए कि ये कहाँ पर पाए जाएंगे। तो इंडिया में अगर हम बात करें, हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। क्यों? क्योंकि ये क्यों अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कल ही आपने मानसून टॉपिक पढ़ा है। तो इंडिया में जहाँ जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एरियाज हैं, जिनको कि कल हमने कैटेगराइज किया था, हैवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, लो रेनफॉल एंड एक्सट्रीमली लो रेनफॉल एरियाज, तो वहाँ पे हमने इनको हाई रेनफॉल एरियाज में रखा था। एक तो ये जो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड हो जाएगा, दैट इज दिस, बिकॉज सबसे पहले यहीं पे मानसून आ रहा है और मानसून की जो जो अरेबियन सी ब्रांच है वो। ठीक है, और बात अगर करें यहाँ पर बे ऑफ जो बंगाल ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच सबसे पहले अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में आ रही है एंड देन यहाँ पे कोलकाता और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपका ये असम और मेघालय वाले कुछ पार्ट आ जाएंगे। देन अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड भी तो यहाँ पे हैं। तो ये सारे हो जाएंगे जहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ऑल राइट, now it has luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure, and that is why evergreen forests are also known as layered forest. इनको हम layered forest के नाम से जानते हैं क्योंकि इनमें हमें layers देखने को मिलती हैं। layers कैसी, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, जो कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इसमें आपको इस तरह की झाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी जिनको कि हम श्रब्स बोलते हैं। देखिए, ये
रेन फॉरेस्ट, ये जो रेन फॉरेस्ट लिखा हुआ है एक्चुअल में एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही हम रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लिखा है इसको एकदम इग्नोर मारो, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। ये लेयर्ड फॉरेस्ट है, सिंपली मीनिंग कि इसमें लो लेयर भी ट्रीज मिलेंगे, मिडिल लेयर ट्रीज मतलब लो लेवल जो हमारे होते हैं वो भी मिलेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, और फौना का मतलब होता है जो जीव जंतु होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो मैं फ्लोरा वर्ड को यूज़ करूँगा। तो लो लेवल फ्लोरा, मिडिल लेवल फ्लोरा एंड हाई लेवल फ्लोरा यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ध्यान से आप समझना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है ये आपको अनइम्पॉर्टेंट लगे लेकिन इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मतलब थोड़ी सी इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको पढ़ते नहीं, इग्नोर मारते हैं, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है भी हम लोग जब PYQ यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे। तो हम पूरा जो फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर है उसको 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊंचाई में जो होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं, यानी जो ट्रीज हैं वो स्ट्रेटा का, इस पूरे स्ट्रेटा का मतलब लेयर, उसका वर्टिकल पोजीशन लेके बैठे, वर्टिकल या फिर हम बोल सकते हैं अपर मोस्ट। ठीक है, अपर मोस्ट, जो अपर मोस्ट स्ट्रेटा है वो ये लेके बैठे हैं कौन, ट्रीज। बीच में आते हैं जो हमारा मिडिल वर्टिकल है। ठीक है, अपर मोस्ट स्ट्रेटा बोल सकते हैं और इसको मिडिल वर्टिकल। ठीक है, स्ट्रेटा बोल लीजिए फिर वर्टिकल बोल लीजिए, कुछ भी। ठीक है, वर्टिकल जैसे इसको बोलते हैं मिडिल वर्टिकल। तो मिडिल वर्टिकल यानी जो बीच में है वो आपको देखने को मिलेंगे कौन, यहाँ पर आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे श्रब्स। ठीक है, और जो एकदम लोअर लेवल, लोअर वर्टिकल है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हर्ब्स एंड बुशेस। एक चीज, श्रब्स और हर्ब्स में अंतर क्या होता है, यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है सीजल 2022 में कि श्रब्स और हर्ब्स में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड हर्ब्स। तो ध्यान रखिएगा, श्रब्स की जो स्टेम होता है वो वुडी होती है, वुडी स्टेम होती है, और जो हर्ब्स होती है इनकी सॉफ्ट स्टेम होती है ये। ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं ना श्रब्स हर्ब्स के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। हर्ब्स काइंड ऑफ जड़ी बूटी, श्रब्स काइंड ऑफ झाड़ियाँ। तो वुडी स्टेम होती है, इनकी सॉफ्ट स्टेम होती है, चीज़ ध्यान रखिएगा। और हर्ब्स जो होते हैं वो लोअर लेवल वर्टिकल में होते हैं, और ये जो होते हैं आपके श्रब्स वो मिडिल लेयर वर्टिकल में होते हैं। और अपर मोस्ट लेयर में कौन बैठे हुए हैं, ट्रीज बैठे हुए हैं। और ये जो ट्रीज आपस में ये जो इस तरह का ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इसी को कैनोपी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। तो कैनोपी क्या है, एक कवरिंग है जो ट्रीज की ब्रांचेस और उसकी लीव्स अम्ब्रेला शेप में बना रही हैं, जिसकी छत्र छाया तले हमारे रहते हैं कौन, जीव जंतु। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि इनको मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल के भी मिलेंगे, मिडिल लेयर के भी मिलेंगे और अपर मोस्ट लेयर के भी मिलेंगे। वेजिटेशन यहाँ पर एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, ठीक है, रोजवुड, रबर, ये सब देखने को मिलते हैं। एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, रबड़, ये सारे जो हैं, पता नहीं रबड़ को जो मैं सुनता हूँ ना तो बचपन की याद आ जाती है। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेट कर पाएँ। किस ने यहाँ पे मुझे पता नहीं, हो सकता है कि मैं ही हूँ ऐसा, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि सिर्फ मैंने ही ये हरकत करी होगी। किस ने वो जो अपनी पेंसिल नहीं आती थी नटराज की, अप्सरा की, डिफरेंट टाइप्स की, तो पहले तो नटराज ही चलती थी और एक शार्पनर आता था जिसको कटर बोलते थे। तो कटर से जब छीलते थे पेंसिल को तो उससे जो निकलता था, बुरादा बोलो जो भी, तो किसी ने मेरे को बोला था उससे, या फिर आई थिंक मेरे दोस्त ने ही बोला था किसी ने कि उसको पानी डाल के उसमें अगर रगड़ोगे तो इरेज़र बन जाएगी। ठीक है, और इरेज़र को हम रबड़ बोलते थे, इरेज़र कभी नहीं बोला, रबड़ बोलते थे। तो रबड़ बन जाएगी। हमने काफ़ी ये हरकत करी। ठीक है, पहले तो आके मम्मी को बताया, मम्मी सरप्राइज़ हो गई हमने कहा लो, मैं तुमको पता ही नहीं अभी तक। तो फिर हम क्या लाए, 2 ईंटें लेके आए और ईंटों में वही रखा, पानी यानी डाल के करना शुरू किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कितने लोगों ने हरकत करी है? सभी ने किया। अच्छा, सभी ने किया है पेंसिल वेस्ट इज इक्वल टू मिल्क इज इक्वल टू रबर। अच्छा, सब नहीं किया है, मतलब ये काफ़ी प्रचलित और एक और हरकत मैं बताता हूँ। एक और हरकत एक बार करी थी, तब से मेरा टीचर्स पे एकदम विश्वास उठ गया। मतलब टीचर ने एक बार बोला होगा, आई थिंक मैं क्लास 3rd या 4th में था, मतलब 4th से ऊपर तो नहीं था, 3rd या 4th था। तो टीचर ने कुछ ऐसे ही बोला था कि ऐसा करके जो बीज होता है और उसको मतलब अगर आप
सॉयल में डाल देते हो, सॉयल में डाल दोगे तो उग जाएगा, बड़ी नॉर्मल सी बात है, बीज को सॉयल में डाल दोगे तो उग जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि मुझे सॉयल का मतलब पता था कि सॉयल का मतलब तेल होता है। तो मैं घर में गया, मम्मी मैंने कहा वो जो नहीं एक गर्मियों के टाइम पे उड़ा करते हैं ऐसे 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 सफ़ेद सफ़ेद उसमें लगे रहते हैं, और छोटा सा बीज बीच में हमारे यहाँ उसको कौड़ा का पेड़ बोलते हैं। ठीक है, तो वो उसका मैंने बीज लिया, मम्मी से कहा मम्मी मैं तेल दो थोड़ा सा इसमें, अभी देखना ये पेड़ उगेगा। तो काफ़ी मौज तो पहले मम्मी ने ली कि तेल तेल में पेड़ उगेगा, लेकिन मैंने काफ़ी मतलब प्रोसेस किया, तो मम्मी ने कटोरी में तेल ला के दिया, मैंने रखा, एक दिन गुजर गया, 2 दिन, कुछ हुआ ही नहीं। और तब से जो है फिर मेरा टीचर से विश्वास उठ गया। काफ़ी टाइम बाद मुझे पता चला कि सॉयल और ऑयल में अंतर होता है। खैर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेजिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछता है। और ये ध्यान रखना कि इसमें आपको एपीहाइट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एपीहाइट्स, ये एपीहाइट्स क्या होते हैं? एपीहाइट्स वो पेड़ होते हैं जो दूसरों के सहारे से ग्रो करते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों का, अच्छा काफ़ी लोगों का बन भी जाता था। धतूरा नहीं, धतूरा अलग चीज़ होती है, वो कौड़ा होता है, धतूरा अलग चीज़ होती है। तो अगर बात करें एपी हाइट्स, तो एपी वॉइस भाई अपना आप हाई कर लो, ठीक है, बिकॉज मेरे साइड से तो प्रॉपर है। एपी हाइट्स की अगर बात करें तो जो दूसरों का सहारा लेके ग्रो करते हैं उनको एपी हाइट्स बोलते हैं। तो इसी में आप ऐड करिएगा, एंड दैट इज़ एपी हाइट्स। ये मत सोचिएगा एबनी को एपी हाइट्स बोलते हैं। ठीक है, रोजवुड, महागनी, सिंचोना, एनी। और जो सिंचोना है, इसी पेड़ की जो छाल होती है, जो बार्क होती है ना, इससे क्विनाइन बनाया जाता है। क्विनाइन दवा होती है जो कि मलेरिया को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज एनिमल्स आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर। आपको यहाँ पे टाइगर नहीं देखने को मिलेंगे, टाइगर या फिर लायन, क्योंकि यहाँ पे इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं। आपने नाम सुना होगा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, आपने देखा भी होगा, अपना बियर ग्रिल्स जाता है यहाँ पे। ठीक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट काफ़ी डेंस होते हैं। मतलब ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट तो इतने ज़्यादा डेंस है, इतने ज़्यादा डेंस है कि कोई मतलब बीच में खो गया तो फिर निकलना मुश्किल है एकदम। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। क्यों लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं? बिकॉज ये पूरी वर्ल्ड का जो 20% ऑक्सीजन है ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, तो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक जगह नहीं मिल पाती है जो टाइगर्स होते हैं, क्योंकि उनको दौड़ना है। ठीक है, तो जगह वहाँ पे नहीं मिल पाएगी, इस वजह से टाइगर्स टाइप के आपको यहाँ पे जानवर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट क्लियर हो गया। एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही हम कभी कभी बोल देते हैं डेजर्ट्स इन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ की जो सॉयल होती है उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है, इसलिए इनको हम बोल देते हैं डेजर्ट इन फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में कभी नहीं पूछा, एक बार आई थिंक यूपीएससी के सीएपीएफ वाले पेपर में पूछा था कि इनमें से किसको डेजर्ट इन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि हिंदी में बोले तो सदाबहार वनों को जानते हैं। क्लियर है। अभी आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट, एंड दैट आर डेसीडुअस फॉरेस्ट, जिनको कि हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं। ठीक, तो डेसीडुअस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो दे आर स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है तो एवरग्रीन, जहाँ पे बहुत ही ह्यूमिड, यानी कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं आपको इक्वेटर के जो आसपास वाले एरियाज़ हैं, दैट इज़ इक्वेटोरियल जो रीजन्स हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्या? एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। अगर हम बात करें डेसीडुअस फॉरेस्ट की, तो ये वहाँ पर देखने को मिलेंगे जहाँ पे 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल होती है। ठीक है, दीज आर दी मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो कॉल्ड एज दी मानसून फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो यही होते हैं, और इसीलिए इनको मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। किस लिए? क्योंकि जो जहाँ जहाँ पे मानसून का इन्फ्लुएंस रहता है वहाँ वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ पे मानसून की वर्षा आती है तो उस टाइम पे उगते हैं, एंड बाकी टाइम पे अपनी जो लीव्स होती हैं उसको शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो दैट इज़ वाई दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो डेसीडुअस हैं, और इनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स, यानी कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो अपनी जो पत्तियाँ हैं, अब ये जो डेटा है ना एग्जैक्टली डिट्टो रखिए, मतलब रखिएगा इस चीज़ को, मतलब इसमें अपना दिमाग मत लगेगा या फिर कि गूगल में आपने ये देखा था वो देखा, तो गूगल वूगल कुछ नहीं, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको याद करना है आपको। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि सर गूगल में तो हमने देखा था 150 सेंटीमीटर था, 150 कुछ नहीं। ठीक है, 200 सेंटीमीटर ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द मॉइस्ट एंड ड्राई डेसीडुअस। डेसीडुअस फॉरेस्ट को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मॉइस्ट
और ड्राई डेसिडुअस। किस बेसिस पे? अब देखो रेंज कितना ज़्यादा है, 70 से लेके 200 सेंटीमीटर। तो ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस उनको बोल देते हैं जहाँ 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल हो रही है, और ड्राई डेसिडुअस उनको बोल देते हैं जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर। समझिए ऐसा है ना, 70 से लेके आपका 200, 70 से लेके 200 के बीच में क्या है? डेसिडुअस है। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 70 से 100 को बोल दिया ड्राई डेसिडुअस और 100 से लेके 200 को बोल दिया मॉइस्ट डेसिडुअस। तो मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ड्राई डेसिडुअस की अगर बात करेंगे तो रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बहुत आसान है। आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो अब मत समझो फिर अभी, ठीक है? मैं नहीं समझाऊंगा अभी। अभी ये खत्म होने जो, इसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आएगा। उसके बाद मैं समराइज़ कर दूंगा मैप बना के कि कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट, कहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, उसको मैं समराइज़ कर दूंगा। अगर अभी आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने कल का लेक्चर लिया तो समझ में आ रहा होगा, रिलेट कर पा रहे हैं। नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, फिर कल का लेक्चर नहीं लिया था, तो फिर अभी मैं आपको समराइज़ करूँगा एक साथ, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको होल्ड कर दो। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन और मलबरी जो है वो आपको मॉइस्ट डेसिडुअस में मिलते हैं। अब एकदम रट्टा मारने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो उसको मल्टीपल टाइम। कभी इस तरह से नहीं पूछेगा अर्जुन किस में मिलता है, कुसुम हाँ कभी कभी पूछ लेता है, बहुत ही रेयर, लेकिन वो एक दो तो लिख ही देता है, ठीक है? तो मलबरी कहाँ पे मिल रहा है? मॉइस्ट डेसिडुअस। वो यूजुअली आपको मल्टीपल ही लिख के देगा, मल्टीपल ट्रीज लिखेगा और तब पूछेगा कि ये किस फॉरेस्ट में, सिर्फ एक नहीं लिख के देगा वो, ठीक है? देर आर ओपन स्ट्रेचेस हैविंग पार्क लैंड लैंडस्केप। अब देखिए ये बात हो रही है ड्राई डेसिडुअस की, तो यहाँ पर लंबे लंबे आपको ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि वर्टिकल स्टेटा तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मिसिंग होगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह मिसिंग होगा, कुछ कुछ बड़े ट्रीज हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली तो यहाँ पे मिडिल या फिर लोअर वर्टिकल के यहाँ पे आपको स्टेटा देखने को मिलेगा। यानी श्रब्स और जो हर्ब्स वगैरह वो आपको ड्राई डेसिडुअस देखने को मिलेंगे एक दिन। यानी कि एकदम जैसे पार्क होता है ना, पार्क में क्या होता है, एक दो लंबे पेड़ होगा, नीम का पेड़ लगा है कुछ, नहीं तो नॉर्मली ग्रास लगी हुई है, तो वही है पार्क लैंड लैंडस्केप बोलते हैं। यानी कि ये उनके लिए बढ़िया है जो हमारे ये चीता वगैरह होते हैं उनके लिए, या फिर जो हमारे टाइगर वगैरह होते हैं उनके लिए, ठीक है? तो टीक, साल, पीपल, नीम, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सेलवुड ये आपको देखने को मिलेंगे। और जो तेंदू है, तेंदू की लीव से क्या बनाई जाती है जरा बताइए? On the wetter margins, it has a transition to the moist deciduous, while on the drier margins to the thorn forest. Simple. कैसे? अब ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है? फॉरेस्ट में ऐसा, चलो अभी मैं समराइज करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। मतलब अभी के लिए ऐसे समझ में, ऐसा तो है नहीं कि जैसे एवरग्रीन, चलो अभी बताऊंगा ये पॉइंट भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है? जब हम ये सारी चीज़ें समराइज करेंगे किन किन एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो तेंदू की जो लीव्स होते हैं उससे हम बनाते हैं बीड़ी, ठीक है? बीड़ी जो हमारे बाबा लोग पिया करते थे ठीक है? अभी आते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, हमारा क्लियर हो गया डेसिडुअस फॉरेस्ट में सारी चीज़ें। और हाँ, इसमें फॉरेस्ट सॉरी इसमें जो आपका जो फौना है वो देख लेना, लायन हो गया, टाइगर हो गया, पिग, डियर, एलिफेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पर उतना डेंस कैनोपी नहीं है, इस वजह से उतना डेंस वेजिटेशन नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे टाइगर और ये जो लायन है इनके लिए उतना एरिया रहता है कि ये जो है काफ़ी दूर दूर तक एरिया कवर कर सकते हैं। अभी आते हैं अपने आखिरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट में, नॉट आखिरी टाइप, सेकेंड लास्ट टाइप। इसके बाद मैं समराइज करूँगा कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। सर अल्नीनो बता दीजिए, वो कल की क्लास में हो चुका है, फिर से उसका कोई यहाँ पे नहीं, ठीक है? बीड़ी लाओ, बीड़ी फिर बताएंगे हाँ मैंने भी मीम देखा है वो। थॉर्न फॉरेस्ट पे आते हैं, कांटेदार वन बोलते हैं इसको, ठीक है? तो बहुत आसान है रिलेट करना। 200 से ज़्यादा एवरग्रीन, 70 से लेके 200 के बीच में डेसिडुअस और 70 से नीचे थॉर्न, यानी कि जहाँ पर कांटे ही कांटे होंगे, ठीक है? थॉर्नी ट्रीज एंड स्टेम्स आर सक्युलेंट टू वाटर। व्हाट डज दिस मीन? थॉर्नी ट्रीज होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो थॉर्नी होते हैं, ठीक है? यानी कांटेदार होते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पत्तियाँ तो नहीं लेकिन कांटे निकले होते हैं, क्योंकि ये जो कांटे होते हैं, जो थॉर्न्स होते हैं, दे आर दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स। यानी लीव्स ना होके, पत्तियाँ ना होके यहाँ पर कांटे देखने को मिलते हैं, क्योंकि लीव्स क्या होता है, लीव्स से हो जाता है लॉस ऑफ वाटर। लीव्स में होते हैं, हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, स्टोमेटा, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, लॉस ऑफ वाटर भी होता है। तो अगर ना रहेगी लीव्स और ना लॉस होगा वाटर का, तो थॉर्न्स जो है वो लीव्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है।
स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू वाटर। व्हाट डज दिस मीन? जो स्टेम होती है वो आपने देखा होगा, जैसे ये आप देखो है ना, कितना मोटा मोटा नहीं होता ये कैक्टस, आपने देखा होगा, तो ये बहुत ही मोटे मोटे होते हैं। मोटे कैसे होते हैं? बिकॉज यहाँ पे एक वैक्सी सेक्रीशन होता है, ये भी बायो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बायो में पढ़ाऊंगा कि एक वैक्सी सेक्रीशन होता है जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, क्योंकि डेजर्ट्स में ही तो मिलेंगे थॉर्न फॉरेस्ट, और उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल आपको ये वैक्सी सेक्रेशन देखने को मिलता है, जिससे कि इनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ा सा मोटी से हो जाती है, और वही है सक्यूलेंट टू वाटर। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ। बड़ा आसान है, अब मैं आपको समराइज कर ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक रुकिएगा, एक ब्लैंक स्लाइड क्रिएट करके यहाँ पे आपके लिए समराइज कर ही देता हूँ, ठीक है। अब खुद ही सोचिए आप, यहाँ पे मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। अब खुद ही सोचिए कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट पाया जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये एवरग्रीन का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मानसून आ रहा था। ये एवरग्रीन का हो जाएगा, ये एवरग्रीन का हो जाएगा, नहीं लक्षद्वीप अंडमान निकोबार, ये जो हमारा असम का कुछ पार्ट है ये एवरग्रीन का हो जाएगा, ठीक। अब डेसीडुअस पे आए थे, तो डेसीडुअस में हमने क्या देखा था, एक तो मॉइस्ट डेसीडुअस और ड्राई डेसीडुअस। तो मॉइस्ट डेसीडुअस कहाँ पे होगा? मॉइस्ट डेसीडुअस होगा, आपको देखने को मिलेगा एवरग्रीन के पास में, एवरग्रीन के पास में, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एवरग्रीन यहाँ पे और इसके पास में एकदम डेजर्ट होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई नहीं पूरी बारिश यहीं पे हो रही, इसके अगल बगल तो कुछ बारिश ही नहीं हो रही है। ऐसा तो यूजुअली होता नहीं है कि भाई जैसे यहाँ से हमने कल पढ़ा था कि मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है और ईस्ट से वेस्ट में वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज होता रहता है, बारिश का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता रहता है। दैट मीन्स कि अगर हम देखें कायदे से एनालाइज करें तो इसका मतलब है यहाँ कुछ आपको मॉइस्ट डेसीडुअस मिलेगा और यहाँ पे कुछ ड्राई डेसीडुअस मिलेगा। बात समझ में आती है? तो बस ऐसा ही है कि यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको डेसीडुअस देखने को मिल जाएगा, प्लस रेन, प्लस और कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वेस्ट बंगाल और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी एंड बिहार है, ईस्टर्न पार्ट। वैसे मोस्टली पार्ट में जो आपका क्या बोलते हैं, मोस्टली पार्ट जो है आपका यूपी और बिहार के जो प्लेन्स हैं यहाँ पे आपको ड्राई डेसीडुअस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा, आप देख लो, द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ड्राई डेसीडुअस। रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू इज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन जो थोड़े से रेनियर पार्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे आप देख लीजिए झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मॉइस्ट डेसीडुअस, यानी कि ये वाला जो थोड़ा सा पार्ट है ये, क्योंकि जब यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रेनफॉल आएगी, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, रिट्रीटिंग मानसून आएगा, तो यहाँ पर जो उस टाइम बारिश करेगा उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ बारिश हो जाती है। जैसे अभी आप देखो डाना करके साइक्लोन आ रहा है, तो साइक्लोनिक रेनफॉल होगी, हमने डिफरेंट टाइप्स की रेनफॉल पढ़ी थी कि नहीं, तो उसमें एक साइक्लोनिक रेनफॉल हुई थी। तो अब जो आज रात में आई थिंक आ रहा है डाना साइक्लोन, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर आपको यही रेनफॉल टाइप देखने को मिलेगा। कौन सा? साइक्लोनिक रेनफॉल, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर हम बात कर लें डेजर्ट्स की कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये अरावली थे, अरावली के वेस्टर्न साइड में हमें बिल्कुल भी अगर हम देखें तो नाम मात्र के बराबर यहाँ पे बारिश हो रही थी, लेस देन 50 सेंटीमीटर, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे थॉर्न फॉरेस्ट। जो रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ड्राई डेसीडुअस, ठीक है। और ड्राई डेसीडुअस और भी कहाँ देखने को मिल रहा है? ड्राई डेसीडुअस देखने को मिल रहा है प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार में। यहाँ पर आपकी एक टाइप ऑफ ग्रास यानी घास ग्रो होती है जिसको हम बोलते हैं टुसॉकी ग्रास। याद ऐसे रखेंगे, टी से थॉर्न फॉरेस्ट एंड टी से टुसॉकी ग्रास, विच ग्रोज अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर एज द अंडर ग्रोथ। अकेसियस, पाम्स, यूफोरबियाज, कैक्टस एंड आर द मेन प्लांट स्पीशीज। तो प्लांट स्पीशीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया मॉइस्ट डेसीडुअस वाले, ड्राई डेसीडुअस वाले, और जो हमने एवरग्रीन के ध्यान याद किए थे, अबनी, महागुनी, सिंचोना, एनी, रोजवुड और एपी हाइट्स, वो सब कहाँ पे थे? एवरग्रीन फॉरेस्ट में थे, ठीक है। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल। तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप तक जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एरियाज़ में ग्रो होते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव नहीं होती है। तो अगर इतनी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव नहीं होती है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे बहुत पानी होगा, और नीचे से पानी खींचने के लिए रूट्स जो है इनकी काफ़ी डीप होती हैं। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स, माइस। ये कभी अगेन रटना नहीं है, ये तो बहुत ही कम ही पूछता है जो एनिमल्स की बात करें। मेन तो जो पूछता है आपसे वो फ्लोरा के बारे में पूछता है, वेजिटेशन के बारे में पूछता है, कैसियास, पाम्स, यूफोरबियास, कैक्टी, ये ध्यान रखिएगा। एनिमल्स को एक बार बस
देख लीजिए यहाँ पे जो रोडेंट्स टाइप हैं कि जो बिल में रहते हैं, बिल बनाते हैं, अंदर रहते हैं, तो वो उस टाइप के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वाइल्ड एस हो गया, कैमल हो गया। ऑब्वियस सी बात है, कैमल कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? जो ऊँट होते हैं आपको डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, अभी आते हैं माउंट। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताइए, किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए। देन अभी आएंगे। जी सर, नीचे बहुत पानी रहेगा। रेलवे का नेक्स्ट वन शॉट कभी रहेगा? सैटरडे या संडे को रहेगा। ठीक है, एंड सर प्रीवियस 2 क्लास। सर आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे आरआरबी पीवाईक्यू का? मतलब गगन गुप्ता, क्या आप रिप्लाई नहीं दे रहे? अभी वन शॉट चल रहा है ना, एक बार वन शॉट ख़त्म होने दीजिए, अब के वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम जस्ट लगा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वन शॉट ख़त्म होने दो और उसके बाद फिर वो भी हम लोग करेंगे। 6, 8, 17। अच्छा, एक बार रजनीकांत पात्रा जी, ठीक है, मुझे याद दिला देना फिर से, है ना, लास्ट में 6, 8, 17। ठीक है, क्लियर, ओके। तो हाँ, एक डाउट है बेटा, इसी जगह का डाउट लिख दिए होते तुम क्लियर ना कर दिए होते, अब हम तुम्हारे डाउट आने का इंतज़ार करें। हाँ, एक डाउट है, माउंटेन फॉरेस्ट पे आता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जिसको सांस वांस लेना, पानी वानी पीना पी लो, बिकॉज इसमें जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें आपको। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? जो माउंटेन्स में पाए जाएंगे फॉरेस्ट। सिंपल, माउंटेन कहाँ पर पाए जाते हैं? एक तो ये है माउंटेन, और एक तो ये है माउंटेन। ठीक है, और एक ये है माउंटेन। ये माउंटेन कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन। ये माउंटेन कैसे, जरा बताना। तो ये माउंटेन्स हैं, यहीं पे माउंटेन्स है और यहीं पे आपको माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट। कायदे के माउंटेन कौन से हैं? कायदे का मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे ये हैं, तो कायदे से इनके बारे में पढ़ना है। इनके बारे में बेकायदे से पढ़ेंगे तो आराम से काम चल जाएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, नहीं चीज़ें कम हैं। तो ये भ्रंश पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन के उठे हुए पार्ट को और गिरे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं, जरा बताना। और कहाँ देखने को मिलते हैं इंडिया के अलावा? वॉस्जेस हो गया फ्रांस में, हर्ज माउंटेन हो गया जर्मनी में, है ना, ये तो विंध्या सतपुरा हो गया, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स हो गए। तो ब्लॉक माउंटेन होते हैं, तो ब्लॉक माउंटेन ये बोलते हैं हॉर्स्ट और ये बोलते हैं ग्रेबन्स। और यहाँ पर क्या बनती है? रिफ्ट बनती है, बीच में घाटी बनती है, जैसे कि रिफ्ट वैली में यहाँ पे नर्मदा फ्लो होती है। छोड़ो उस चीज़ को, अब आते हैं माउंटेन्स के फॉरेस्ट पढ़ते हैं। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल कम थिन यानी पतला होता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा, तो वेजिटेशन है वो भी चेंज होता जाएगा। जी हाँ, यानी कि आप जब फुट हिल्स ऑफ माउंटेन से एकदम पीक पे जाएंगे तो आपका वेजिटेशन चेंज होता रहेगा। As such, there is a succession of natural vegetation built in the same order as we see from the tropical to the tundra. Tropical to the tundra, ये क्या होता है? ये है ट्रॉपिकल्स हमारे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ये जो पोल्स के पास जो वेजिटेशन, ध्रुवों के पास वेजिटेशन मिलता है, इसको बोलते हैं टुंड्रा। यानी कि ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि माउंटेन्स में जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऐसा ही सक्सेशन देखने को मिलता है जैसा कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल से टुंड्रा की तरफ जाते हैं, कि भाई जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उस तरह के हमें पेड़ पौधे मिलेंगे, जिस तरह के पेड़ पौधे मतलब बर्फीले जगहों में देखने को मिलते हैं, तो वही यहाँ पर भी होगा। क्योंकि जैसे आप यहाँ पर हैं तो कोई ज़्यादा बर्फबारी नहीं, आप टॉप पे जाएंगे माउंटेन की तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होगी, तो धीरे धीरे इस तरह से वेजिटेशन चेंज होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे नदर्न माउंटेन्स है, दैट इज हिमालय में किस तरह का सक्सेशन देखने को मिलता है वो पढ़ने वाले ध्यान से, कायदे से। पहली बात तो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज पे बात करते हैं। फुट हिल्स पे कौन सा देखने को मिलेगा? फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ये हम हिमालयाज की ही बात कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, नदर्न माउंटेन्स को ही अभी हम कर रहे हैं, यानी माउंटेन फॉरेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्थ के माउंटेन के फॉरेस्ट और साउथ के। साउथ के तो 2-3 लाइन पढ़नी है, मेन है नॉर्थ के हिमालयाज, क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं। तो फुट हिल्स में कौन देखने को मिलते हैं? तो फुट हिल्स में देखने को मिलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, वही जिनको कि मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जान रहे थे।
तो डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर थोड़ा सा हाइट बढ़ाओ अपनी, 1000 से 2000 मीटर में चलोगे तो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहीं पे ही वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर मतलब कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय पे जाएंगे और वहाँ पर अगर 1000-2000 मीटर हाइट पे जाओगे तो वहाँ एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी की ब्रांच आ रही, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही थी और ऐसे करके जा रही थी, गंगा वैली में जा रही थी कि नहीं जा रही थी। तो बारिश कहाँ ज़्यादा होगी? यहाँ पर। हिमालय तो ये भी है, हिमालय ये भी है, हिमालय ये भी है, लेकिन ये वाले जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं यहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा होगी। तो 1000-2000 मीटर में ईस्टर्न में जाओगे तो एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओक्स और चेस्टनट। ये क्या है? पेड़ों के नाम है जो एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं। वो जितने कीवर्ड यहाँ लिख रखे हैं सिर्फ उतना ही ध्यान रखना है। 1500 से 3000 मीटर की जब हाइट पे जाओगे तो वहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जिनमें कि कॉनिफरस ट्रीज देखने को मिलेगा। कॉनिफरस ट्रीज क्या होते हैं? इनको शंकुधारी वन बोलते हैं हिंदी में। शंकुधारी, शंकु जैसे होते हैं, कोन शेप के होते हैं, कोन शेप के होते हैं। अब कोन्स कैसे होते हैं? कोन्स कैसे होते हैं? तो कोन्स होते हैं कुछ ऐसे, कोन कुछ ऐसा शेप का होता है। तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं कोन शेप के होते हैं कुछ। क्यों कोन शेप के होते हैं? सो दैट जो स्नो गिरे, इनमें जो बर्फ गिरे वो फिसल जाए इनसे। अगर सोचो अगर कोन शेप नहीं होगा डेंस इस तरह से, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैनोपी बन रही थी, तो ये वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये गिर जाएंगे। तो ये कैनोपी इसीलिए रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, मेघालय और यहाँ पे अगर आप जाओगे दार्जिलिंग जैसे इलाकों में, तो वहाँ पे जो घर हैं वहाँ पे जो रूफ होती है वो स्लैंटिंग बनी होती है, सो दैट पानी रुके नहीं, वो तुरंत चला जाए। तो वही है बस, कोन शेप के होते हैं, इसलिए कॉनिफेरस ट्रीज। कौन कौन से पेड़ आते हैं इसमें? पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सिडार। इससे जो है काफ़ी, देवदार की जब हम बात करते हैं तो देवदार से हम बनाते हैं वो तरह के, मतलब ये कॉमर्शियल पर्पज़ से काफ़ी यूज़ की जाती है। इसकी जो वुड है वो कॉमर्शियल पर्पज़ से बहुत यूज़ की जाती है। तो अगर आप जाएं हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह एरियाज़ में, तो वहाँ पे आपको कॉनिफेरस ट्रीज, देवदार के पेड़, पाइन, सिल्वर फर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई में। ठीक है। और एक चीज़ ज़रा यहाँ पे नोट करिएगा, आई थिंक लिखा भी होगा यहाँ पे हम लोगों ने, एंड दैट इज़ सैंडलवुड के बारे में नहीं लिखा है क्या? ये लिखा है, ध्यान रखना, सैंडलवुड इसमें है। सैंडलवुड वही है जिसमें आपको वो नहीं, वो जो पुष्पा मूवी आई थी तो उसमें वो दिखाया गया था पूरा। आई थिंक मैंने तो देखी नहीं, लेकिन शायद उसमें कुछ लकड़ी का वो कुछ दिखाया गया, आई थिंक, है ना, स्मगलिंग में जो भी वगैरह करते हैं, तो सैंडलवुड ही है उसमें, आई थिंक। ठीक है, तो मॉइस्ट डेसिडुअस है। लेकिन जो हमारे हार्डवुड ट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर पूछेगा हार्डवुड ट्रीज़ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो हार्डवुड जो ट्रीज़ हैं वो या तो एवरग्रीन या तो डेसिडुअस में। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कॉनिफेरस ट्रीज़, ये आपके होते हैं यूजुअली सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं ये। ठीक है, सॉफ्ट वुड होते हैं। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स मोर देन 3600 मीटर अबव, यानी कि 1000 से 2000 मीटर के बीच में वेट टेम्परेट, 1500 से 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट, और उससे ऊपर जाओगे तो एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलता है, जिसमें सिल्वर फर, ज्यूनिपर, पाइन, रोडोडेंड्रॉन और बर्चेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स गिव वे टू दी अल्पाइन वेजिटेशन। मतलब क्या है? देखिए, 3000 मीटर तक टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं टेम्परेट फॉरेस्ट खत्म और एल्पाइन शुरू, कि भैया ऐसा कोई बाउंड्री तो लाइन बनी नहीं हुई है वहाँ पे कि भाई अब यहाँ पे जो है सिर्फ अल्पाइन वाले ही ग्रो करेंगे। हाँ, कि यहाँ पे तो एकदम कॉनिफरस और एकदम उछल के वहाँ गए तो अल्पाइन। हल्का सा ट्रांजिशन तो भी तो होता है ना, धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा ना। अब जैसे यहीं पे अगर मैं हम लोगों ने देखा था, अब ऐसा तो है नहीं यहाँ एवरग्रीन और यहाँ थॉर्न है। अब जैसे ये जो पॉइंट था वो क्या था थॉर्न के बारे में? थॉर्न के बारे में ये पॉइंट क्या बोल रहा था? वेटर मार्जिन जो है वहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस देखने को मिलेगा और ड्रायर मार्जिन पे थॉर्न, जैसे कि आपका ड्राई डेसिडुअस है। अब ड्राई डेसिडुअस का ये वो पार्ट है जो कि वेटर मार्जिन है। वेटर मार्जिन का मतलब यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे आपको इस साइड में आप जाओगे धीरे धीरे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, या फिर तुम ऐसे समझो, तुम ऐसे समझ लो, ये पूरा हमारा बेल्ट है और तुम्हें पता है कि यहाँ से यहाँ बारिश घटती रहती है। ये है क्या? ये है ड्राई डेसिडुअस। यहाँ क्या होगा? मॉइस्ट डेसिडुअस। यहाँ क्या होगा? थॉर्न। वही चीज़ तो लिखी हुई है। तो ऐसे एकदम से वो नहीं हो जाता कि बस यहाँ पे वो है और एकदम से कॉनिफेरस से सीधे अल्पाइन। कॉनिफेरस मतलब जो टेम्परेट है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट है ये। टेम्परेट के बाद हल्के हल्के क्या है, ये छोटे छोटे होना शुरू हो जाएंगे पेड़ और ये टेम्परेट ग्रासलैंड में तब्दील हो जाएंगे, और उसके बाद आ जाएगा अपना अल्पाइन वेजिटेशन, जहाँ पे इस तरह के रोडोडेंड्रॉन एग्जाम्पल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा।
अल्टीमेटली थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड, यानी अल्पाइन फॉरेस्ट के वेजिटेशन के बाद अल्पाइन ग्रासलैंड आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो घुमंतु टाइप होते हैं, वो गुज्जर और बकरवाल आते हैं ग्रेजिंग करवाने अपने जो जानवर होते हैं उनको, गुज्जर और बकरवाल। ये मैंने आपको बढ़ाया था जब बुग्याल ग्रासलैंड पढ़ रहे थे। यहाँ के जो अल्पाइन ग्रासलैंड इनको किस नाम से जानते हैं? बुग्याल। और यहाँ पे कौन सी ट्राइब रिसाइड करती है? दैट इज भोटिया। कहाँ पर? उत्तराखंड में। सिक्किम में जाओगे तो भूटिया यही हो जाते हैं। द कॉमन एनिमल्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, ये सब देख लेंगे, स्नो लेपर्ड, ये सब एक कभी पूछेगा नहीं, मल्टीपल देके ही आपसे पूछेगा अगर पूछेगा तो। सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज कैरी अ थिकर वेजिटेशन बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हायर प्रेसिपिटेशन दैन दी ड्रायर नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स। तो जो आपका ऑब्वियस बात है, जो नीचे सदर्न स्लोप से वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो थिक वेजिटेशन होगा। एट हायर ऑल्टीट्यूड मॉजेज एंड लिचेंस फॉर्म द पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। एकदम जब टॉप पे जाओगे ना, एकदम टॉप का मतलब है कि क्योंकि हिमालय की एवरेज हाइट, अगर हम ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट पकड़ के चलें तो कितनी थी? 6000 मीटर थी। और लेसर हिमालय की कितनी थी? 4000 थी। शिवालिक की कितनी थी? 2000 थी, लगभग 1000 से 2000। तो अगर हम ग्रेट हिमालय की एकदम टॉप मोस्ट पे जाएं, एवरेज पकड़ रहे हैं हम, माउंट एवरेस्ट की तो 884 मीटर है, लेकिन वो छोड़ दो क्योंकि वहाँ पे स्नो लाइन शुरू हो जाती है। व्हाट इज स्नो लाइन? अगर पूछ ले स्नो लाइन क्या है, तो स्नो लाइन वो लाइन होती है जहाँ से पेड़ पौधे खत्म और बर्फ शुरू। तो वहाँ पे आपके ज़्यादा कुछ पेड़ वेड़ नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, तो स्नो लाइन उसको बोलते हैं। स्नो लाइन से जस्ट नीचे, यानी कि रफली आप बोल सकते हो, अगर मान लो किसी माउंटेन की हाइट है 7000 मीटर, ठीक है, 7000 मीटर, या फिर हम चलो 6000 मीटर मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं ग्रेट हिमालय का, तो आपको 36,000 मीटर के अबव तो ये देखने को मिल रहा है। कितना अबव? मान लेते हैं 4500 तक। तो 4500 के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? 4500 के ऊपर देखने को मिलेगा टुंड्रा। टुंड्रा वो वेजिटेशन है जो कि आपको पोलर एरियाज में देखने को मिलता है, पोल्स यानी ध्रुवों के आसपास देखने को मिलता है। और उसके बाद पूरा बर्फ ही बर्फ होगा, स्नो लाइन होगी। और यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन में क्या देखने को मिलते हैं? मॉजेज और लिचेंस। इसी से लिटमस पेपर बनता है, ठीक है। मॉजेज और लिचेंस देखने को मिलते हैं, एकदम बहुत ही जैसे नहीं चट्टान को पकड़ के रखते हैं, ये ऐसे टाइप होते हैं, जैसे कोई पेड़ टाइप नहीं होते हैं, लेकिन जैसे चट्टान को पकड़ के रखते हैं, हर्ब्स वाली कैटेगरी में आते हैं ये मॉजेज और लिचेंस। समझ में आई बात? ये कुछ इस तरह का होता है, समझ लो। यहाँ पे ये हिमालय है, मान लो ये हिमालय का कोई ये पहाड़ है ये, ठीक है। यहाँ पे डेसिडुअस होंगे, धीरे धीरे आप जाएंगे टेम्परेट आएंगे, आपके अल्पाइन आएगा, टेम्परेट में ही कॉनिफरस आएंगे, अल्पाइन आएंगे आपका, अल्पाइन के बाद आएंगे टुंड्रा टाइप आ जाएगा, टुंड्रा टाइप के बाद स्नो लाइन आ जाएगी, पूरी बर्फ ही बर्फ आ जाएगी। समझ में आई इतनी बात? सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट पे आ जाए, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? मुस्कान यादव पहले बता देते सर, ओनली इंग्लिश पढ़ाओगे तो परचेज नहीं करते। मुस्कान यादव पहले कब बताते हैं? आपके घर में आके बताते हैं। आप वीडियो खोल के देख लीजिए जो बैच अनाउंसमेंट वाला है, उसमें एक एक चीज़ क्लियर है कि सारी लेक्चर लाइव यूट्यूब पे होंगी, इसी वजह से, बिकॉज मुझे पता है और मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैंने बोल रखा है कि पहले देख लो फिर आप बैच में लेना, बाद में मत बोलना कि ये था वो था, आपने ये नहीं बोला था, बैच तो फ्री में करवा रहे हो, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारा घर लूट लिया, हमारा ये कर लिया। तो अब बैच वाली जो भी, अगर किसी को आगे से बैच लेना है तो बैच अनाउंसमेंट देखना, परमार जी के बैच 3.0, सारी चीज़ें एक एक बोली है, उसमें जो चीज़ बोली है और वो ना हो तो मेरे पास आना कि ये आपने बोला तो ये नहीं है, उससे ज़्यादा ही होगा बैच के अंदर, कम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, संजीवनी बूटी कहाँ है? संजीवनी बूटी बस वहीं लेके चलते हैं, अभी तुमको क्लास के बाद तुम रुके रहना बेटा, तुमको अभी चढ़ाई करवा के संजीवनी बूटी दिला के लाते हैं तुमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट पे आते हैं। फॉरेस्ट फाउंड इन 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट, विंध्या और नीलगिरी। नीलगिरी अगर देखें तो वही ही हैं, अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट के अलग अलग नाम हैं। क्या क्या नाम पढ़े थे? सह्याद्री पढ़ा था महाराष्ट्र में, और नीलगिरी पढ़ा था हमने केरल में, याद है आपको? तो वही है एक तरह से, तो वेस्टर्न घाट, विंध्या और नीलगिरी। लेकिन एकदम जो ये लिखा है ना नंबर, ये एकदम रट्टा मार के रखना, क्योंकि अगर पूछेगा ना तो 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ही ऐसे लिखेगा वो। एज दे आर क्लोजर टू दी ट्रॉपिक्स। अब खुद ही सोचो यार, यहाँ बर्फबारी होती है क्या? यहाँ बर्फबारी होगी क्या? क्या इन लोगों की हाइट उतनी है क्या? वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट बताइए कितनी है? वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट बताइए कितनी कमेंट में? 1200 मीटर है। ईस्टर्न घाट की 600 मीटर है, फिर भी इसने लिखा है ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल है ये। तो उतना ज़्यादा ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो जा रहे थे एवरेज 6000 मीटर तक ग्रेट हिमालयस,
ये तो 1500 मीटर में ही खत्म हो गए हैं। एवरेज हाइट उनका भी लिया था, इनका भी एवरेज हाइट ही ले रहे हैं 1200 मीटर या फिर मैक्सिमम 1500 मीटर मान लो। तो उतना भयंकर कोनो ट्रांजिशन देखने ना मिलेगा यहाँ पे। वेजिटेशन इज टेम्परेट इन दी हायर रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल ऑन दी लोअर रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, स्पेशली केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। द टेम्परेट फॉरेस्ट, और यहाँ पे कहलाए जाते हैं शोला। ये नाम याद रख लेना, शोले जैसे मूवी की तरह, भूलना नहीं चाहिए। टेम्परेट फॉरेस्ट या फिर हो सकता है ग्रास लैंड लिखेगा वो, टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ साउथ इंडिया क्या है, तो शोला है, नीलगिरी वगैरह, अनामलाई और नीलगिरी क्यों इंपॉर्टेंट है जरा बताइए। नीलगिरी में मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या होता है यहाँ पे, दो चीज़ें हैं, एक तो सेकंड हाईएस्ट पीक है और दूसरी एक और चीज़ बताई थी। अनाई मलाई में क्या इंपॉर्टेंट बताया था, और नीलगिरी और अनाई मलाई को कौन सा पास या फिर कौन सा घाट है जो कनेक्ट करता है। तो नीलगिरी में मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन होता है, पश्चिमी और पूर्वी घाट का, और इनको कनेक्ट करता है पाल घाट या फिर पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं इसको। इसमें है आपकी अनाईमुडी विद अ हाइट ऑफ 2695 मीटर इन द स्टेट ऑफ केरला, और आपकी दौड़ा बेटा सेकेंड हाईएस्ट है जो कि आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। क्लियर है, बस इसमें इतना ही पढ़ना है। अभी आते हैं मैनग्रोव्स, जो हमारे आखिरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं, जिनको हम लिटोरल या फिर स्वैम्प फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, इनको हम लिटोरल या फिर स्वैम्प फॉरेस्ट, दलदलीय वन बोलते हैं, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं ये आपको कोस्ट में देखने को मिलेंगे, तट में देखने को मिलेंगे, आपको जो समुद्र के आसपास देखने को मिलेंगे। तो द मैनग्रोव्स, सो दी मैनग्रोव्स, मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द टाइड्स, यानी कि जो भी इंडिया की कोस्ट लाइन है, कितनी है कोस्ट लाइन जरा बताइए लेंथ में, तो वहाँ पर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी दलदली वन देखने को मिलेंगे। डेल्टाज ऑफ द गंगा, महानदी। अब गंगा का डेल्टा कहाँ बनता है, यहाँ पे कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, जो ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बनाता है, सुंदरबन डेल्टा है आपका, जो कि इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं। और ये पर्टिकुलर डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, उसके नाम पे है। कावेरी आदि कवर्ड बाई सच वेजिटेशन, पाम, कोकोनट, इस तरह का वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, पेड़ पौधे, और इनको हम न्यूमैटोफोर्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूमैटोफोर का मतलब क्या होता है, न्यूमैटोफोर का मतलब होता है लिविंग रूट्स। मतलब ये है इसका कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं, क्योंकि पानी में डूबे हुए हैं, तो सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी से ऊपर उठी हुई होती हैं। देख सकते हैं आप कि कितनी जड़ें इनकी पानी से ऊपर उठी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि बांस बल्ली लगा के इनको सहारा दे के ऐसे टांगा गया है। ये इनकी रूट्स हैं ऊपर, इसलिए सो दैट सांस ले सके, रेस्पिरेशन वगैरह भी तो परफॉर्म करना है इनको, तो न्यूमैटोफोर्स हैं। इनको हम विविपैरस रूट्स के भी नाम से जानते हैं, विविपैरस ट्रीज के नाम से जानते हैं। विविपैरस का मतलब होता है जहाँ पर सीड जो होता है, बीज जो होता है, पेड़ में लगे ही सीडलिंग में, सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है पेड़ में लगे ही। तो इनको विविपैरस ट्रीज भी यहाँ पे आपको पाए जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट में। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं इंडिया में बहुत ही प्रोफाउंड है। अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा बात करें तो वेस्ट बंगाल में, और पूरे वर्ल्ड में जितने मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं उसका 7% इंडिया में पूरे उसका। ये मैंने कैसे बता दिया, तो ये मैंने बता दिया जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये डेटा आया है, जिसको कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आती, मैनग्रोव फॉरेस्ट सारी चीज़ें। और कुछ 7% है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हैं। और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी, मैंने पूछा था 7516 किलोमीटर है सब कुछ मिला के। और वैसे अगर हम देखें मेन लैंड की तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर्स। इससे पहले कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डिस्कस करें, अपने टॉपिक फॉरेस्ट को खत्म करें, हम फॉरेस्ट या फिर बायोम्स अक्रॉस दी वर्ल्ड थोड़े से देख लेते हैं। बायोम्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपका वही आप समझ लो, जहाँ पे फ्लोरा फौना सब कुछ मिला के उसको हम बायोम बोल देते हैं। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, फ्लोरा फौना क्या है, उन सबको मिला के बायोम बोल देते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा टर्म है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा देख लो, टुंड्रा टाइप तो आप देखो समझ गया। टुंड्रा टाइप वेजिटेशन आपको पोलर एरियाज में देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ तो रफली बियॉन्ड 70 डिग्री, बियॉन्ड 70 डिग्री लैटिट्यूड, 70 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री साउथ, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। टैगा क्या होता है, टैगा इज ए रशियन वर्ड, जिसका मतलब रशियन वर्ड है बेटा, ठीक है। टैगा का मतलब होता है अनटच्ड, प्योर, ठीक है। तो रशिया में अनटच्ड या फिर प्योर को बोलते हैं टैगा। तो टैगा बायोम, जिसको बोरियल बायोम बोलते हैं, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा 50 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 70 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक।
थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि हमें पता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर लैंड मास की कमी है एज़ कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने बात आपको तब भी बताई थी जब मैंने आपको रोरिंग 40s है ना और श्रीकिंग 60s और फ्यूरियस 50s के बारे में बताया था। क्या है ये रोरिंग 40s और फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ मिड लैटिट्यूडनल एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे हमारे यहाँ डेसिडुअस होते हैं लेकिन हम तो ट्रॉपिकल कंट्री हैं, एक थोड़ा सा हमारा आधा वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल में है, और भले वो टेम्परेट में है, वार्म टेम्परेट में, लेकिन क्योंकि आपको पता है क्योंकि यहाँ पर हिमालयाज हैं तो वो जो चिलिंग विंड आती है सेंट्रल एशिया से उसको ब्लॉक कर लेते हैं, तो हमारे इंडिया में उतना टेम्परेट इन्फ्लुएंस होता नहीं, इसीलिए इंडिया को घुमा फिरा के एक ट्रॉपिकल कंट्री ही बोलते हैं, क्योंकि भले आधा पार्ट ऊपर का टेम्परेट एरिया में, लेकिन जो ठंडी हवाएं आती हैं सेंट्रल एशिया से उसको ब्लॉक कर लेता है वो हमारा जो हिमालयाज है। तो मिड लैटिट्यूड, जब मैं बोलता हूँ मिड लैटिट्यूडनल एरियाज तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाँ हम बात कर रहे हैं रफली 30 से लेके 40 डिग्री का जो लैटिट्यूड है ना, उसकी बात चल रही है यहाँ पे, उसकी बात चल रही है लगभग 30 से 40 डिग्री या फिर 30 से 50 डिग्री भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 30 से 50 डिग्री का जो आपका लैटिट्यूड है उनको बोलते हैं मिड लैटिट्यूडनल एरियाज। ठीक, आगे अगर हम बात करें या फिर आप इसमें 35 डिग्री भी थोड़ा सा कंसिडर कर लो, 35 डिग्री, ठीक है, 35 से 50 डिग्री जो है, वैसे कहीं पे ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं है कि भाई यही मिडिल लैटिट्यूड होता है, लेकिन रफली आप इसी को मान सकते हैं 35 से लेके जो 50 डिग्री का जो पार्ट होता है उसको मिड लैटिट्यूडनल एरिया में रखते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल एरियाज, जो मिड लैटिट्यूड के जो कोस्ट है ना, तट हैं, वहां पे टेम्परेट एवरग्रीन। अब भाई टेम्परेट मतलब ये है कि जो 30 डिग्री से ऊपर आपका मेनली जो लैटिट्यूड है 30 डिग्री के ऊपर, तो वो आएंगे आपके टेम्परेट में। वैसे तो सर टेम्परेट रीजन आता है 23.5 डिग्री के ऊपर और 23.5 डिग्री साउथ के नीचे, ठीक है। अब इसको मुझे बनाने की जरूरत ना होनी चाहिए, बार बार मैं वही बना रहा हूँ, यहाँ इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर तो मतलब क्या रहा कि अभी तक हम रोज बनाते रहते तो दिखाते थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। अब तो आपके दिमाग में समझ में वो इमेज बन जानी चाहिए ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर टेम्परेट है 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ तक। और ये भी मैंने बताया था एकदम से ट्रांजिशन तो हो नहीं जाएगा कि यहाँ गर्मी और ये जैसे पैर रखा एकदम क्रॉस करके क्या ठंडक है, ऐसा तो होता नहीं। वार्म टेम्परेट एंड देन कूल टेम्परेट। तो टेम्परेट अगर हम देखें कायदे का जो टेम्परेट है वो 40, वो आपका स्टार्ट होता है वो 35 डिग्री के बियॉन्ड, ठीक है, वो 35 डिग्री के बियॉन्ड स्टार्ट होता है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट एरियाज आपके वही होंगे, ठीक है, टेम्परेट एरियाज आपके वही होंगे जो कि आपके वही 30 डिग्री से लेके ऊपर वाले जो हमारे इलाके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ईस्टर्न मार्जिन्स में देखने को मिलेंगे वो तो टेम्परेट डेसिडुअस हो गए, जो हमारे यहाँ पे जैसे मानसून आता है तो वैसे बाकी कंट्रीज़ में भी, यूएस वगैरह में भी मानसून रहता है, मानसून का इन्फ्लुएंस कुछ वहाँ पे भी सीजनल रिवर्सल होता है विंड का, लेकिन वो ट्रॉपिकल कंट्री तो है नहीं यूएस, तो वहाँ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कोस्ट में देखने को मिलेंगे आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये क्या है? फेजेंट एंड मोनल्स आर फाउंड हियर। तो ये बर्ड्स होती हैं, तो कभी कभी पूछ लेता है कि फेजेंट और जो मोनल होती हैं वो बर्ड्स किन तरह के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फेजेंट और मोनल आपको देखने को मिलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। अब आते हैं आखिरी टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट का, दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में रिलीज की जाती है। दैट मीन्स कि ये एक बाईइनियल रिपोर्ट है, ठीक है, बाईइनियल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार रिलीज की जाती है, जो हमें पूरा आंकड़ा निकाल के देता है कि भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है, परसेंटेज के टर्म्स में कितना है, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, ये सारा बताता है। जो पिछली वाली रिपोर्ट आई थी वो 2021 में आई थी, ठीक है। अब आपको लगे 2021 में आई थी, 2024 में चल रहे हैं, तो कायदे से 2023 में आ जानी चाहिए, तो 2023 की लेटेस्ट होगी, लेकिन नहीं, 2023 में कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। अब क्यों नहीं आई थी कोई कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ नहीं आई थी रिपोर्ट। शायद हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर बहुत डिक्रीज़ हो गया होगा, तो शायद सरकार ने इसलिए चुनाव से पहले निकालना उसको ठीक नहीं समझा। तो 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें अगर हम बात करें कि कितना फॉरेस्ट कवर, तो जो हमारी MOEFCC दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो निकालता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो रहा है, फॉरेस्ट कवर वॉज 21.7%, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्री कवर की, ठीक है,
तो ट्री कवर वॉज 2.9%। तो अगर हम पूरा यहाँ पे अगर जोड़ के बात करें कि फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना रहा, तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर रहा आपका 24.6% रफली। ठीक है, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के, फॉरेस्ट कवर अगर बात करेंगे 21.7, ट्री कवर 2.9 और फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, नहीं हो सकता कुछ लोगों को समझ ना आए, तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। अब ये सर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में अंतर क्या होता है? तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर ये कैनोपी का बस डिफरेंस है। अगर डेंस कैनोपी है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, और जहाँ पे बहुत स्कैटर्ड टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, उतना डेंस कैनोपी नहीं, तो उसको हम ट्री कवर बोलते हैं। तो 24.6% ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है कहाँ पर, एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो जंगल पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एमपी में। देन पाए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश में, सॉरी आंध्र बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आपके पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। देन आता है आपका छत्तीसगढ़। अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में बात कर ले, परसेंटेज का मतलब है कि उसका टोटल एरिया कितना है और उसके कितने एरिया में कितना फॉरेस्ट है, उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आता है मिजोरम। समझ में आया ना बात? जैसे फॉर एग्जांपल ये एमपी है और ये हमारा मिजोरम है। एमपी में इतना फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, और मिजोरम में इतना फॉरेस्ट कवर है। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो पार्ट है इससे कहीं बड़ा है, लेकिन अगर हम परसेंटेज में टर्म से कैलकुलेट करेंगे तो इसका परसेंटेज ज़्यादा निकल के आएगा कि इसके पूरे एरिया के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मिजोरम में सबसे ज़्यादा है परसेंटेज के टर्म्स में, एंड सेकेंड नंबर पे यहाँ पे भी अरुणाचल ही आता है। ठीक है, अरुणाचल ही यहाँ पे रहता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है मेघालय। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, हाईएस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ये कितना है? तो हाईएस्ट इंक्रीज की अगर हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आंध्रा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, देन तेलंगाना में। और सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज हुआ है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे कि अरुणाचल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। देन मणिपुर में ये है डिक्रीज। ठीक है, 24.6% अभी है इंडिया का, लेकिन हमारे टारगेट कितने हैं? तो जो टारगेट है वो है हमारा 33% का, 33% का हमने टारगेट रख रखा है। किसके हिसाब से? तो इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी इन द ईयर 1955, 1955 में, जो कि रिवाइज हुई थी 1982 में। ठीक है, इट वाज रिवाइज्ड इन द ईयर 1982। तो ये जो भारत की फॉरेस्ट पॉलिसी थी, इसमें टारगेट हमने रखा था कि हमें 33% रखना है। अच्छा, गेस करिए कि किस स्टेट का फॉरेस्ट कवर एकदम नील के बराबर है, मतलब एकदम ही हम बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 1952 होगा। ठीक है, ये 1952 और 1988 होगा। 1952 में फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहली बार आई थी, तो रिवाइज हुई थी 1988 में। तो हरियाणा, ध्यान रखना, हरियाणा हमारा वो राज्य है जहाँ पे सबसे कम लीस्ट फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, लीस्ट फॉरेस्ट कवर। इसमें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में बस आपको इतनी ही चीज़ याद रखनी है। ये कौन से नंबर की फॉरेस्ट रिपोर्ट है? तो ये 17th नंबर की है। ठीक है सर, इसमें किस तरह से देखो, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मतलब वो आपसे ये तो फॉरेस्ट कवर है तो ट्री कवर, बट यूजुअली वो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों ही पूछेगा। ठीक है, तो ये 17th नंबर की है, जो 2021 वाली 17th। जो पहली आई थी, जो फर्स्ट आई थी ना, फर्स्ट, वो 1987 में आई थी, 1987 में। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? अब हम पढ़ेंगे, चलो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कभी अगर आपसे पूछ ले कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, तो सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स विद द पर्पज ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरमेंटल एंड सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि जो फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना और एफॉरेस्टेशन करना। एफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है पेड़ लगाना, सिंपल पता होगा ना आपको, पेड़ लगाना। और पेड़ों को काटने को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। तो हमें क्या करना चाहिए? एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ वगैरह लगाने चाहिए, खासकर जो बैरन लैंड है वहाँ पे। इसी चीज़ को सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। चिपको मूवमेंट के बारे में पता है किसी को? जो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा, कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? चिपको मूवमेंट के बारे में
फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ग्रासलैंड टॉपिक और उस फिर ख़त्म करते हैं। तो चिपको मूवमेंट ध्यान रखिएगा, ये 1970s के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर लोग पेड़ की कटाई के खिलाफ लोग क्या कर रहे थे, पेड़ों से चिपक रहे थे, यानी कि पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो ये एक मूवमेंट चला था, चिपको मूवमेंट जिसको बोलते हैं 1970s के टाइम पे, ठीक है, इंडिया में खासकर जो उत्तराखंड वाला जो इलाका है वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और इसको सुंदरलाल बहुगुणा इसका मतलब फाउंडर माने जाते हैं इस मूवमेंट के, कि इन्होंने ही मेन इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इन उत्तराखंड, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज ग्रासलैंड, यानी कि घास के मैदान। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो सर फॉरेस्ट वो हैं जहाँ पर रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है, और जहाँ रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन उतना ज़्यादा नहीं है कि भाई वहाँ पे ट्रीज़ हो सकें, लेकिन इतना है कि घास उग सके, तो उसको बोलते हैं ग्रासलैंड, घास के मैदान, ठीक है। इन घास के मैदानों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स कितने हैं? दो हैं। एक को बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और दूसरे टेम्परेट यानी शीतोष्ण घास के मैदान। बड़ा आसान है, जैसे कि हम जब साइक्लोन पढ़ते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या डिवीजन का डिफरेंस, मतलब क्या बेसिस था, क्या था डिवीजन का, कि भाई वो साइक्लोन आ कहाँ पे रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि वो ग्रासलैंड पाया कहाँ पे जा रहा है। अगर ट्रॉपिकल एरिया में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो ट्रॉपिकल। टेम्परेट एरिया में पाया जा रहा है तो टेम्परेट ग्रासलैंड, एज सिंपल एज दैट। अंतर क्या होता है यहाँ की ग्रासेस में, घासों में? तो यहाँ की जो ग्रास होती है बड़ी टॉल ग्रास होती है और नॉन न्यूट्रिशियस होती है, यानी कि उतनी ज़्यादा पोषक तत्व बोलेंगे, पोषक तत्व उसमें नहीं होते हैं। ये शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस ग्रास होती है, यहाँ पे शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। यहाँ पे जो ग्रास होती है काइंड ऑफ एलिफेंट ग्रास, इसको जो टॉल ग्रास होती है ना उसको एलिफेंट ग्रास के नाम से जानते हैं, सिंपल। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ग्रासलैंड के डिफरेंट नाम हैं, डिफरेंट जगहों में इसको डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जैसे कि सवाना है नाम, सवाना कहाँ पे जाना जाता है ज़रा बताइए। कंपोज कहाँ पे जाना जाता है ये बताइए। लानोस कहाँ पे जाना जाता है ये बताइए। तो ये हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, मीनिंग कि ट्रॉपिकल एरियाज में ये पाए जाते हैं। टेम्परेट की अगर हम बात करेंगे तो प्रेरीज आ जाएंगे, स्टेपीज आ जाएंगे, पंपास आ जाएंगे, फेल्ट आ जाएंगे आपके, ठीक है, एंड पुश्ताज आ जाएगा, पुश्ताज, और कैंटरबरी। ये ग्रासलैंड हो जाएंगे हमारे टेम्परेट इलाकों के। तो अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करेंगे तो जैसे सवाना, ये है अफ्रीका का, कंपोज है आपका ब्राज़ील का, लानोस है आपका ब्राज़ील के ही ऊपर देश पड़ता है साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला। प्रेरीज की बात करेंगे तो ये यूएसए में। स्टेपीज की बात करेंगे तो ये यूरेशिया में। यूरेशिया का मतलब है कि जो यूरोप एंड एशिया वाला जो रीजन है, यूराल माउंटेन के आसपास वाला, वहाँ के जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहाँ पर। पंपास है आपका अर्जेंटीना का ग्रासलैंड। वेल्ट की अगर बात करेंगे तो ये साउथ अफ्रीका का है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का है। पुश्ताज अगर बात करेंगे तो ये हंगरी का है, और कैंटरबरी की अगर बात करेंगे तो ये न्यूजीलैंड का है, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे? तो याद ऐसे रख लो कि जब फ्री का होता है तो लोग बोलते हैं कि सब आना, है ना, जब फ्री का मिलता है तो लोग बोलते हैं सब आना। बीसी करके याद कर सकते हो इसको, बीसी, ठीक है। और वेनेजुएला में थानोस रहता है, ऐसा करके कुछ याद कर सकते हो। देन अगर बात करें न्यूजीलैंड तो न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क, ऐसे न्यू कैंटरबरी कैडबरी, ठीक है। एंड अर्जेंटीना, टीना से आप बोल रहे हो, आपके फ्रेंड है कि पास आओ, पम पास। और प्रेरी और स्टेपी याद कर लो, देख लो अगर कुछ ऐसे बना सकते हो तो, है ना, ऐसे बना लो। यूरोप और एशिया में क्या है, लोग स्टेप ले लेके चलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं जैसे अमेरिका में क्या होते हैं, लोग रिस्क लेना बड़ा पसंद करते हैं। हमारे इंडिया वगैरह एशिया जैसे देशों में क्या है, लोग कदम कदम करके भाई स्टेप बाय स्टेप पहले कोई एक जॉब लो, ठीक है। जैसे मान लो कुछ लोग का होता है कि पहले हम ग्रुप डी लेवल जॉब लेंगे, फिर उसके बाद एसएससी में जॉब लेंगे, उसके बाद यूपीएससी निकालेंगे, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सीधा यूपीएससी में छलांग नहीं मारेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे याद कर सकते हो। एंड प्रेरीज आपके यूएसए हो गया। जो आपके ये प्रेरीज हैं इनको हम वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, वीट ग्रैनरीज, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रास होती है वो ग्रैनरीज
ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पर आपका वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पर काऊ बॉयज़ पाए जाते हैं। आपने अगर हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, जो वो हैट नहीं पहनते हैं, वो घोड़ों में चलते हैं, उनको काऊ बॉयज़ बोलते हैं। तो वीट यहाँ यहीं पे देखने को मिलते हैं, तो वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। और सवाना जो होता है, इनको हम बिग गेम कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं, बिकॉज यहाँ पोचिंग बहुत होती है। पोचिंग का मतलब है जहाँ पे जानवरों को मारा बहुत जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड में ये मतलब टाइगर वगैरह हो गए, लायन हो गए, तो ये सब देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर पोचिंग, उनको मार के उनकी खाल उतारना, ये सब करना, वो सब ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो अगर बात करें ये जो आपके पंपास है ना, यहाँ पर आपकी एक शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस ग्रास देखने को मिलती है, जिसको कि हम बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास। ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास आपको यहीं पे देखने को मिलती है। द लास्ट थिंग इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो भी इसी से यहाँ पे हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसी से लिंक्ड है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको कि हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, ये उस तरह का एग्रीकल्चर है जहाँ पर लोग ट्रीज़ को कट करते हैं, ट्रीज़ को मतलब हटाते हैं। या तो अभी देखो हम लोग एग्रीकल्चर टॉपिक भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे या तो पढ़ लेंगे इसको, क्यों, ये तो अभी पढ़ा दें, बताओ, अभी उतना टाइम तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी पढ़ लो, 1 ही घंटा तो हुआ है। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न का मतलब ये होता है, स्लैश का मतलब होता है काटना और बर्न का मतलब होता है जलाना। स्लैश मतलब काट दिया, बर्न का मतलब जला दिया। तो होता क्या है, जो हमारी नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, जो घुमंतू टाइप के जो ट्राइबल लोग होते हैं, तो उनका कोई वैसे परमानेंट होम तो होता नहीं है। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, जैसे कहीं पे ट्री कवर है बहुत ज़्यादा, ट्री कवर बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, उन ट्रीज़ को काट देंगे, जला देंगे। जलाते क्यों हैं? क्योंकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी और इंक्रीज़ हो जाती है और बढ़ जाती है, तो इसलिए जलाते हैं वो। तो ये जो है मोस्टली हमें ट्राइबल इलाकों में देखने को मिलता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। ये अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ प्रैक्टिस होता है, और इंडिया में भी, क्योंकि हमें डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट ट्राइब्स देखने को मिलती हैं और डिफरेंट नाम से इसको बुलाते जानती हैं, तो इसलिए हमें इसके नेम्स पता होने चाहिए, बिकॉज नेम से ही क्वेश्चन बनता है। जैसे अक्रॉस डिफरेंट हम कंट्रीज़ बात करें तो लडांग के नाम से भी जाना जाता है, मिल्पा के नाम से भी जाना जाता है, रोका मिल्पा, ठीक है, और रोका के नाम से भी जाना जाता है, कोनुको के नाम से भी जाना जाता है, चेना के नाम से भी जाना जाता है, रे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लडांग, तो लडांग के नाम से जाना जाता है इसको इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में जाना जाता है। ऐसे याद रखेंगे, इंडो और पाक की लड़ाई होती रहती है। मिल्पा, ठीक है, मिल्पा है ये, मिल्पा। तो मिल्पा है मेक्सिको में, एम से मिल्पा और एम से मेक्सिको, ध्यान रखिएगा। रोका, रोका कहाँ पर गया? ब्राज़ील जो देश है ना, वहाँ पर आपको रोक लिया जाएगा अगर आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने गए तो। कोनुको जो है ये आपका वेनेजुएला में है, ठीक है, वेनेजुएला में। चेना है आपका श्रीलंका में, श्रीलंका में। एंड रे नाम का लड़का वियतनाम में रहता है। तो रे नाम, ऐसे रे नाम का लड़का ऐसे करके याद कर सकते हो। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि मैं इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने कि ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि अक्रॉस डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया जो हम इसको नाम से जानते हैं, वो पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यानी कि अगर मैं घुमा फिरा के आपसे बोलूँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो 90% चांस है कि इससे आएगा, 10% चांस है कि इससे आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेट ध्यान रखना कि झूम के नाम से कहाँ पर जानते हैं, कुमारी के नाम से कहाँ जानते हैं, बेवर और दहिया के नाम से कहाँ जानते हैं, बेवर और दहिया। दीपा के नाम से कहाँ जानते हैं, और हो गया झूम, कुमारी, और आपका हो जाएगा ये वॉल्तरे। पोडू या फिर पेंडा, पोडू या फिर पेंडा के नाम से कहाँ जानते हैं, और ब्रिंगा या फिर पामा डाबी के नाम से कहाँ जानते हैं इसको। तो ध्यान रखना, झूम के नाम से तो इसको हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है ना। कैसे याद करेंगे? नॉर्थ ईस्ट में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स हैं, सिक्किम है, तो हम झूम जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। कुमारी, तो ये है आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वेस्टर्न घाट वाले रीजन में कुमारी के नाम से जानते हैं। याद कैसे रखेंगे कि जो अक्षय कुमार है वेस्टर्न घाट में उछल कूद मचा रहा है। बेवर या फिर दहिया, तो ऐसे याद कर लो, देवर, देवर कहाँ रहते हैं? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बस याद ही तो करना है, मध्य में रहते हैं वो, बीच में रहते हैं। देन दीपा के नाम से इसको जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, बस्तर छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ ध्यान रखना,
अंडमान और निकोबार जो है वहाँ पर भी। वॉल्तरे की अगर बात करें तो इसको राजस्थान में वॉल्तरे के नाम से जानते हैं। पुडू या फिर पेंडा के नाम से जानते हैं इसको हम आंध्र प्रदेश में। जैसे कुचिपुडी, हम आगे जब स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश में क्लासिकल डांस है कुचिपुडी, तो पुडी, पोडू, पेंडा ये सब आंध्र प्रदेश में। ब्रिंगा या फिर पामा डाबी है आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और ऐसे याद कर लो, वॉल्तरे राजस्थान में, बलराज करके कोई है जो वहाँ पर रह रहा है, ठीक है, राजस्थान में। क्लियर है यहाँ पर। और ब्रिंजल वगैरह लोग ब्रिंजल खा रही हैं, जो हमारी टीना डाबी है ना, आपने देखा होगा 2015 की यूपीएससी की फर्स्ट रैंकर, तो ब्रिंजल खा रही हैं वो कहाँ पे, उड़ीसा में। दिशा के साथ खा रही हैं, फिर दिशा जो है ब्रिंजल खा रही है टीना डाबी के साथ। तो अब इस तरह से कुछ भी आप रिलेट करके बस याद करना है। ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक। कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। बताइए जल्दी से। हाँ, कुरुवा यहाँ पे मिस हो गया है, कुरुवा ध्यान रखना। वही मैं सोच रहा था, एक आई थिंक कुछ मिस हो रहा है, तो कुरुवा यहाँ पे नोट कर लेना। कुरुवा कहाँ का है, ये झारखंड का है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे कि झारखंड, खंड का मतलब होता है चीज़ें टूट जाना, और जब कोई चीज़ टूट जाती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोने लगते हैं, तो कुरुवा, ठीक है। चलिए भाई, तो सर नेक रोटेशन, थैंक यू जबीन जी याद दिलाने के लिए। नेक रोटेशन आप लोग भी कर लेंगे, सभी लोग नेक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करिए जल्दी से। In which of the following regions of the tropical evergreen forest found in India? ट्रॉपिकल एवरग्रीन सिंपल, यहाँ पे कौन से होंगे, थॉर्न फॉरेस्ट। यहाँ पे कौन होंगे, ईस्टर्न घाट में मोस्टली आपको डेसिडुअस देखने को मिलेगा। रन ऑफ कच्छ में थॉर्न फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस की सबसे डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी होती है। कोकोनट कहाँ देखने को मिलेंगे, मैनग्रोव्स में। रबड़ कहाँ होगी, एवरग्रीन में। मलबरी नहीं, टीक होगा यहाँ पे, ठीक है, टीक, साल, नीम, शीशम, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, एपीहाइट्स, रोजवुड, ये सब कहाँ देखने को मिल रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीशीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, पाम्स। पाम्स तो भाई कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मैनग्रोव में। ये ऐसा क्यों होता है, मतलब जैसे क्वेश्चन कराने आता हूँ खटाक से लोग घट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन से इतना तुम्हारा बैर क्यों है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन करेगा, क्वेश्चन दूसरा कोई प्रैक्टिस करने आएगा। और मैं बता चुका हूँ कि एक ग्रासलैंड मिस हुआ है, नोट्स में होगा, मिल जाएगा आपको। सही याद दिला दिया, किसने याद दिलाया, अनिल कुमार ने। यहाँ पे नोट करना एक, एंड दैट इज, वही मैं सोच रहा था, यहाँ पर भी डाउन्स ध्यान रखना है, ठीक है। डाउन्स ये कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ग्रासलैंड। इनको कैसे याद रखेंगे, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको कैसे याद रखेंगे कि जैसे हमारा इंडिया है, और अगर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया हमें नीचे जाना पड़ेगा, है कि नहीं, डाउन में ही तो है ऑस्ट्रेलिया हमसे, तो ये डाउन जाना पड़ेगा, हमें नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा है, कंपटीशन कम हो जाए, कम तो हो जाएगा, लेकिन वही है ना कि अब जैसे मैंने डाउन पढ़ाया, कुछ बीच में आएगा तो फिर से मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाऊंगा, तो वो आपका मिस हो जाता है, जो लोग ये बीच में छोड़ के चले जाते हैं। क्वेश्चन आ गया, अभी चलते हैं, पता नहीं क्यों चलते हैं। पहले तो जैसे मुझे कल लगा कि ठीक है टाइम ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है खाने पीने का टाइम हो गया लोगों को, कोई नहीं, खाना ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, लेकिन अभी क्या है हाँ, ऑसीज, ऑडी नहीं भी, हाँ, पोडू, पेंडा, पाडू नहीं होता, पाडू हो सकता है बोलता हूँ, लेकिन पोडू या फिर पेंडा होता है ना। यस, गोंडवाना लैंड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो पाम्स तो आपको देखने को मिलेंगे अगेन मैनग्रोव्स में, एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, एवरग्रीन में। टीक नाम वो आपको देखने को मिलेगा डेसिडुअस में, एबनी, माहोगनी अगेन एवरग्रीन में। सुंदरी ट्री आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। सुंदरी वृक्ष जो है आपको किस प्रकार के वनों में देखने को मिलेंगे, तो सुंदरी आपको सुंदरबन डेल्टा, मैनग्रोव फॉरेस्ट, सिंपल। अगला सीजीएल के क्वेश्चन है इसी बार के, ठीक है, और ऐसा नहीं कि रैंडम लिख दिया कि बस लिख दिया सीजीएल 24। चेक कर लेना एक एक क्वेश्चन, ये सारे जो इतने क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ फॉरेस्ट टॉपिक से ही आए हैं इस बार।
विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि तेंदू किससे बीड़ी बनाते हैं, किस पेड़ के से लीफ से बीड़ी बनाते हैं, तो तेंदू लीफ से, ठीक है। हैज़ मैनग्रोव फॉरेस्ट, आंध्रा, राजस्थान, तेलंगाना, मणिपुर। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे? किसी कोस्टल स्टेट में, जो कोई तटीय राज्य है। तटीय राज्य इनमें से कौन सा है? आंध्रा। मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर कॉल्ड एज, वेस्ट बंगाल के मैनग्रोव्स को किस नाम से जानते हैं? शीशम तो ये लकड़ी है डेसिडुअस फॉरेस्ट की। शोला ये क्या है, ज़रा जल्दी से बताइए। साल भी क्या है? अटीक, साल, नीम, शीशम ये आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। सुंदरबन। शोला क्या है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। कहाँ के? कहाँ के? वेस्टर्न घाट के, पश्चिमी घाट के। 8th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया आर दी थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब फॉरेस्ट फाउंड? थॉर्न कांटेदार और स्क्रब कहाँ पे आपको पाए जाएंगे? थॉर्न्स। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पे तो एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस पाया जाएगा। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी आपको देखेंगे साउथ वेस्ट में तो एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस पाया जाएगा। साउथ ईस्टर्न में भी आपका डेसिडुअस पाया जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न यहाँ पर आपका पाया जाएगा क्या? डेजर्ट्स हैं यहाँ पे, याद है अरावली के नॉर्थ वेस्ट में डेजर्ट है, तो यहाँ पे हो गए थॉर्न फॉरेस्ट। नॉट ट्रू अबाउट दी मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। 9th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है मॉइस्ट डेसिडुअस के बारे में? नॉट ट्रू। तो अगर हम ध्यान से देखें तो, सर आई हैव अ डाउट अबाउट एनटीपीसी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मैं कौन से जोन एनटीपीसी डेवलप करूँ? तो कुछ जोन का यार जनरली स्पीकिंग मुझे उतना नॉलेज नहीं है सुजय जी, ठीक है। तो काफ़ी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़, मैं शिफ्ट में था तेंदू वाला क्वेश्चन। अच्छा नवदीप, तो अब प्लीज़ बाकी जो काफ़ी टीचर्स लोगों ने बना रखे होंगे जो मुझसे ज़्यादा समझ, बहुत ज़्यादा समझ रखते होंगे इस चीज़ की, तो वहाँ से आप एडवाइस लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। मैं बताने तो बता दूंगा, लेकिन हो सकता है वो बेस्ट एडवाइस ना हो आपके लिए। दे ग्रो इन रीजन्स विद रेनफॉल अराउंड 100 से 200 सेंटीमीटर। बिल्कुल बात सही है। अब बोलोगे सर हमने तो 70 से 200 पढ़ी थी। अरे भैया मॉइस्ट डेसिडुअस की बात हो रही है, तो मॉइस्ट तो 100 से 200 के बीच में ही था, 70 से 100 के बीच में ड्राई डेसिडुअस था। दे आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, ये भी बात सही है। फुट हिल्स में यही बताया था ना, डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस। दे आर फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ बिहार उत्तर प्रदेश। गलत है, क्यों? प्लेन्स ऑफ बिहार उत्तर प्रदेश दिखा देते हैं तुम्हें ताकि यकीन हो जाए। यहाँ ड्राई डेसिडुअस होते हैं। यहाँ कौन से होते हैं? ड्राई डेसिडुअस होते हैं। ये देख लो ब्लैक वाली स्लाइड कहाँ गई, ये रही, ये है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? अब चलेंगे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कहाँ गया ये, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ड्राई डेसिडुअस, ठीक। तो एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, शायद ही कोई क्वेश्चन मिले जो यहाँ पर लाइन बाय लाइन, ठीक है, क्वेश्चन होगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे। अंडर विच स्टेटा डू ट्रीज फॉल, ये भी क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले बताया था ट्रीज जो है किस स्टेटा, ट्रीज आएंगे आपके एकदम वर्टिकल, टॉप वर्टिकल। बॉटम वर्टिकल में कौन आएगा? श्रब्स आएंगे। बॉटम बोल रहा हूँ, मिडिल वर्टिकल में कौन आएगा? श्रब्स आएंगे। और एकदम बॉटम वर्टिकल में कौन आएगा? बॉटम वर्टिकल में आपके आएंगे हर्ब्स एंड बुशेस। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है इंडिया का? 9 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं। कौन कौन से पढ़ा है? एवरग्रीन पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? एवरग्रीन के बाद हमने पढ़ा था डेसिडुअस पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था थॉर्न फॉरेस्ट पढ़ा था, माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ा था, और डेसिडुअस, थॉर्न, माउंटेन, और पढ़ा था मैनग्रोव्स। यही तो हमने पढ़े थे। दैट मीन्स कि 5, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर, एंड दैट इज ताजे उबले सिंघाड़े। अच्छा, चलो भाई। तो इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर वाइल्ड डंकीज एंड कैमल्स फाउंड? तो कैमल कहाँ होंगे भाई? डेजर्ट्स में होते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, ये 5 ध्यान रखना, 5 ग्रुप्स होगा, और कभी इस तरह से पूछ ले कितने सब टाइप्स में, तो 16 सब टाइप। इसको हम फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 16 सब टाइप्स निकल के आते हैं। वैसे 5 मेन वेजिटेशन मैंने आपको बता दिए हैं। Sal, acacia, bamboo, which are types of dry tropical forest, receive what amount of rainfall? Dry tropicals हैं, ड्राई ट्रॉपिकल्स हैं, ठीक है। बैम्बू, अकासिया, याद करो ये अकासिया वगैरह कहाँ देख रहे थे? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। तो ड्राई डेसिडुअस कहाँ मिल रहे थे? बिलो 25 सेंटीमीटर में तो थॉर्न होगा, इससे ऊपर तो एवरग्रीन होगा, यहाँ भी एवरग्रीन होगा, ये होगा आपका बीच वाला। लो रेनफॉल एरियाज, ठीक है। एक्सट्रीमली लो में डेजर्ट आ जाएंगे, और लो, मॉडरेट से लो, याद कर, आंखें बंद करो अपनी। हैवी, एक्सट्रीमली हैवी से हैवी रेनफॉल आपका आएगा एवरग्रीन।
हैवी से आपका मॉडरेट के बीच में आएगा मॉइस्ट डेसिडुअस, मॉडरेट से लो रेनफॉल में आपका आएगा ड्राई डेसिडुअस, और मॉडरेट और लो में आएगा आपका, लो से लेके एक्सट्रीमली लो में आएगा आपका थॉर्न फॉरेस्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। तो फुट हिल्स में डेसिडुअस आएगा आपका, मॉइस्ट डेसिडुअस टू बी वेरी स्पेसिफिक। सीजीएसएल 2023 क्वेश्चन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया, सबसे ज़्यादा है। तो लिटरल एंड स्वैम तो ये है आपका जो कोस्ट में देखने को मिलता है, माउंटेन तो माउंटेनियस इलाकों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल थॉर्न भी आपको ये सर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, जिनको कि हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। 4 क्वेश्चन और करिए जल्दी से। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड ऑन दी प्लेट्यू ऑफ मेघालय, सह्याद्री एंड सेंट्रल एंड सदर्न आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप। मेघालय में सह्याद्री, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, क्या होगा यहाँ पर होगा आपका एवरग्रीन वेजिटेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो कल का वही है, कल का लेक्चर अब यहाँ पे भी आपको आज काम आ रहा है। बैम्बू, एपीहाइट्स, एनी, सीमल, ग्यूटल, मंडेन आदि विच आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट। तो ये अभी हमने देखा है एपीहाइट्स हो गए, महागनी, सिंचोना, एनी, एबनी, रोजवुड, ये सब कहाँ पर देखने को मिलते हैं? दीज आर फाउंड इन दी मॉइस्ट ट्रॉपिकल। सर एवरग्रीन तो दिख ही नहीं रहा है, तो भैया एवरग्रीन वही है आपका मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जहाँ पे बारिश कम होती है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे तो एवरग्रीन होता है, यहाँ भी बारिश ठीक मात्रा में होती है। मिजोरम में भी, क्योंकि मिजोरम तो भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे तो फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा होता है, फॉरेस्ट कवर बिना बारिश के तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश मध्य में है, यानी कि किस चीज़ की वजह से मध्य प्रदेश में उतनी बारिश नहीं होती, जरा बताओ कॉमेंट में, किस चीज़ की वजह से नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, कौन सा गलत है? ये ज़रूर देख लिया करो कि गलत पूछा है फिर सही पूछा है क्या। तो दीज फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रैटिफाइड ट्रॉपिकल एवरग्रीन, येस इट इज़ ट्रू, स्ट्रेटा में होते हैं, मैंने स्टेटस से शुरू में बताया था। इनके पेड़ जो है 60 मीटर या फिर उससे ऊंचा भी ये टच करते हैं, येस, क्योंकि ये ऊंचाई में भी जाते हैं ये पेड़, हमने देखा। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज, येस, 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए एंड बारिश भी 200 सेंटीमीटर से एटलीस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। देव दीज फॉरेस्ट रिसीव एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ बिलो 150 सेंटीमीटर, नहीं, एवरग्रीन में तो सब कुछ अबव ही होता है, सब कुछ ऊपर ऊपर ही होता है, ऊपर ऊपर पेड़ भी होते हैं और ऊपर ऊपर बारिश भी होती है। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से, महाद्वीपीयता की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के आपको एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेंगे और उतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी, ठीक है। सर गद्दारी करबे, एसएससी 2025 स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड नहीं की और ना ही रिवीजन का बेस्ट वे बताया, कशिश चौधरी। गद्दारी ना करबे, आज वीडियो अपलोड करबे, आज ना करबे तो काल करबे, लेकिन करबे जरूर, ठीक। फिर अगर हम बात करें मॉजेज एंड लिचेंस आर फाउंड इन विच टाइप, अब बताओ मॉजेज और लिचेंस कहाँ पाए जाते हैं। तो जब मैं हिमालय का पूरा आपको क्लासिफिकेशन बता रहा था तो सबसे आखिर में आया था टुंड्रा टाइप, बताया था टुंड्रा। टुंड्रा आपको पोल्स में देखने को मिलता है, जो पत्थर वत्थर होते हैं उनसे जो चिपके रहती है हल्का सा जो होता है, उसको हम बोलते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अगला है मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन दी। मेजर प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? तो प्लांटेशन का मतलब होता है जहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप को उगाया जाता है। जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे जैसे रबड़ की है ना, रबड़, जूट, कॉटन, ये सब जो बहुत ही वाइड एरिया में एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांटेशन क्रॉप। तो ये होगा आपका टेम्परेट नहीं होगा, डेजर्ट नहीं होगा, ठीक है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन दी ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, या तो ट्रॉपिकल नहीं, आई थिंक ग्रासलैंड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ग्रासलैंड होगा, जो ग्रासलैंड होगा घास के मैदान, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन, पॉन्ड का मतलब होता है पानी, रिवर का मतलब होता है पानी, ओशन का मतलब होता है पानी, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 50 से लेकर 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये किस टाइप के बायो में आएंगे? 50 से 70 के बीच की बात हो रही है। वेल्ड तो ग्रासलैंड होते हैं, कहाँ पे इनका वेल्ड किस नाम से जाना जाता है? लानोस, तो भाई ये वेनेजुएला में रहता है अपना थानोस, तो ये तो होंगे नहीं। टुंड्रा तो होते हैं जो एकदम एक्सट्रीम में जाएंगे, टुंड्रा वो होते हैं जो एकदम एक्सट्रीम में जाएंगे, दैट मीन्स कि ये तो मैंने पढ़ाया था 70 डिग्री के बियॉन्ड, 50 से 70 के बीच में, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। ये है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टेम्परेट एरियाज हैं ये। तो है क्या कि यहाँ पर आपको इस तरह का होता है, देखो यहाँ पे कॉनिफेरस होगा,
कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिड लैटिट्यूडनल एरियाज में। देन यहाँ पे आओगे तो टैगा आएगा, टैगा में भी बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है, लेकिन टुंड्रा में तो नाम मात्र का ना के बराबर होता है। और देन यहाँ पे स्नो लाइन यानी बर्फ बर्फ होती है, समझ रहे हो। कॉनिफेरस, देन आपका ये टैगा, देन टुंड्रा, ठीक है। तो टुंड्रा एकदम एक्सट्रीम होता है। इन इंडिया पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर आर दी मोस्ट कॉमन ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पाम, कोकोनट ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? कोस्ट में, तट में देखने को मिलता है कि नहीं। देन अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया इन इंडिया ट्रीज ऑफ विच फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक। देख रहे हो बेटा? नहीं तुम देख रहे हो, देख लो तुम, एकदम वही डेटा है कि नहीं, 6 to 8 वीक। और हाँ, ये मत सोचना कि सर इसी को देख देख के मैं कभी क्वेश्चन को देख के कंटेंट नहीं बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बाद में आता है, कंटेंट तो वही एकदम आपको डेटा छपा हुआ मिलेगा। 6 to 8 वीक की कौन सी समर करती हैं? ट्रॉपिकल शेड करती हैं लीव्स। ये तो इनका कोई नो फिक्स टाइम होता है, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। और सारे जो पेड़ होते हैं एक साथ अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 26, द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड एट बिटवीन अ हाइट ऑफ। आ गया वही क्वेश्चन, क्या कोई कभी तक ऐसा मिला जो ना कर सकते हो आप? जब हम लोगों ने पढ़ा वेट टेम्परेट टाइप की बात हो रही है, सर हिमालय है, फुट हिल्स में क्या है? डेसिडुअस है, 1000 से 2000 मीटर में क्या है? वेट टेम्परेट टाइप था कि नहीं? या फिर ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज थे कि नहीं? ओक और चेस्टनट वाले भैया, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्या था? इसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड, और उसके बाद कॉनिफेरस, उसके बाद एल्पाइन, उसके बाद स्नोलाइन, उसके बाद खत्म। विद विच नेबरिंग कंट्री डज इंडिया शेयर दी सुंदरबन फॉरेस्ट? सुंदरबन हम किसके साथ शेयर करते हैं? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो सुंदरबन हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। थॉन अब तुम करो यार, अब नहीं कर पाएंगे, बहुत हो गया, ठीक है। जल्दी से बताओ ये, ठीक है। तो इसका ड्राई डेजर्ट हो जाएगा। इसका बताओ, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। एक चीज़ और नोट कर लेना, जो मैंने बायोम या फिर फॉरेस्ट अक्रॉस दी वर्ल्ड बताए थे, तो अगर कभी इस तरह से पूछ ले, चलो छोड़ो इसको बाद में बताएंगे। द टाइप ऑफ, ये जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है ना, तो ये मेडिटेरेनियन जो सी के आसपास रीजन है और मिड लैटिट्यूडनल एरिया का जो वेस्टर्न मार्जिन होता है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन कर चुके हैं, क्या है? टेम्परेट एवरग्रीन, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन। द बर्ड्स लाइक फेजेंट एंड मोनल आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो फेजेंट और मोनल कहाँ पाई जाती हैं? ये टेम्परेट डेसिडुअस में पाई जाती हैं, ठीक है। विच बायोम इज फाउंड इन द नदर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, वेर 300 to 900 millimeters ऑफ रेन कैन बी एक्सपेक्टेड पर ईयर? कौन सा है? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ सब में मिल रहा है। ये होगा टैगा, तो बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा ही ऊपर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे शंकुधारी वन देखने, शंकुधारी पेड़ आपको देखने को मिले, देवदार, पाइन, स्प्रूस, ये सब। ड्राई डेसिडुअस ये कर लेंगे यार, बताने की ज़रूरत है नहीं। टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड ऑन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर बिटवीन 40 से 60 डिग्री। 40 से 60 डिग्री के बीच में कौन मिलेगा बताओ? 40 से 60 डिग्री, 60-70 डिग्री के आसपास मिलता है टैगा, तो वो तो होगा नहीं। कॉनिफेरस होगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला कर लो, सैंडलवुड कहाँ मिलेगी? तो रोजवुड मिलेगी कहाँ पर? एवरग्रीन में रोजवुड, सैंडलवुड मिलेगी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? पढ़िए और करिए सवाल को जल्दी से। 100 रुपये किसी ने भेजे थे यार, क्या लिखा था भाई? किसी ने कुछ लिखा था, प्लीज़ बता दीजिए। किसी ने आई थिंक 100 रुपीज़ भेजे थे, कुछ डाउट पूछा था किसी ने, प्लीज़ एक बार बता दीजिए क्या हो गया इसमें। ओके, नदन पार्ट्स लिखा है, ठीक है, नदन पार्ट्स है। और किसी ने कुछ यार वो भेजा था, तो प्लीज़ आप बता दो, ठीक है। नदन पार्ट्स है, एशिया का नदन पार्ट, यानी एशिया, यूरोप, इन सब के नदन पार्ट की बात हो रही है। नदन पार्ट का मतलब एकदम ऊपर, यानी ऊपर का मतलब हम ऊपर वाले लैटिट्यूड पे चले गए, यानी कि टाइगा। साइक्लोन पे शॉर्ट नहीं है आपका, कल नहीं आया ना ईशा दास? अभी तुम रुको बस, 2-3 घंटे के अंदर अपलोड करते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। हिंदी में बोल रहा था बैचेस, हिंदी मीडियम की बुक्स भी अलग अलग निकालते तो ज़्यादा अच्छा होता, ये बोल रहे थे क्या? हिंदी में पढ़ना बोला उसने, हिंदी बोलने के लिए कह रहा था सर। अच्छा, हिंदी में करने के लिए बोला, अच्छा।
हिंदी में यार मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वही ना फ्लो में यार मैं भूल जाता हूँ कि हिंदी में चीज़ें बतानी होती, मैं कोशिश तो कर देता हूँ लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो फॉरेस्ट ट्रीज, इन फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन, येस अपर मोस्ट लेयर में होते हैं ये, ठीक है। बीच और सब स्टेटा बता चुका हूँ। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, बिकॉज जब हवा चलती है तो सॉइल उड़ जाती है टॉप लेयर, तो जब फॉरेस्ट होंगे तो हवा नहीं चलेगी और वो पकड़ के रखेगा। और प्लस ये तो विंड की वजह से सॉइल इरोजन हो गया, पानी की वजह से टॉप सॉइल वो चली जाती है। जब पानी की वजह से चली जाती है, तो पानी की वजह से जब चली जाती है तो क्या होगा, पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको जकड़ के रखते हैं उसको, जो सॉइल होती है। इन अ फॉरेस्ट श्रब्स फ्रॉम दी लोएस्ट लेयर, तो बिल्कुल श्रब्स जो पकड़े गए ना, श्रब्स जो है लोवेस्ट लेयर में नहीं आएंगे, ये मिडिल लेयर में आएंगे। लोवेस्ट लेयर में कौन आते हैं, लोवेस्ट लेयर में आएंगे आपके हर्ब्स, लोवेस्ट लेयर में आएंगे आपके बुशेस। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बार बार वही आ रहे हैं, मार देंगे। अर्जेंटीना, टीना से आप बोल रहे हैं पास आओ, ठीक है तो सही है ये। ब्राज़ील स्टेपी, नो 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 नो, BC याद है कुछ, तो BC तो ये तो होगा नहीं। कंपोज स्टेपी कहाँ पे बोलते हैं, स्टेपी कहाँ पर बोलते हैं, ये बोलते हैं यूरेशिया में, यूरोप एंड एशिया में। प्रेरी बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। वीट ग्रैंड इज द ओनली वन, गलत पूछा था कि सही, सही पूछा था। क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स आर मोस्ट आइडियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज़, ये तो भैया एवरग्रीन के लिए है ना। जूनिपर, यूफोरबिया थॉर्न फॉरेस्ट, तो यूफोरबिया में थॉर्न फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। जूनिपर, ये टीक तो है डेसीडुअस में। जूनिपर्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे कॉनिफेरस या फिर अल्पाइन फॉरेस्ट में, यूफोरबिया होगा इसका आंसर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील इज नोन एज कंपोज। लानोस कहाँ का है, वेनेजुएला का है। सबाना जब फ्री का होता है तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये भी ट्रॉपिकल है, ये भी ट्रॉपिकल है, ये भी ट्रॉपिकल है। ये आपका टेम्परेट है अर्जेंटीना का अल्फा ग्रास। आखिरी क्वेश्चन एंड दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, टेम्परेट ग्रासलैंड किसके लिए आइडियल होते हैं, वीट कल्टिवेशन के लिए। ख़त्म लेक्चर, ठीक है। आप इक्का दुक्का तो आप कर ही सकते हैं खुद से, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी आज का लेक्चर होता है हमारा यहाँ पर ख़त्म। एंड कैसा क्या रहा लेक्चर बताइए जल्दी से कमेंट में, किसी कोई डाउट तो नहीं है। साइक्लोन वाली रील मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप ये मान के चलो कि 5 PM से पहले ही मिल जाएगी आपको फॉर श्योर। कल के क्वेश्चन, थैंक यू रजनीकांत जी फिर से रिकॉल करवाने के लिए। 6, 8, 17 आई थिंक, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे क्विज सेक्शन में गलत दिखा रहा होगा एप्लीकेशन में, ठीक है मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है रजनीकांत जी। सर गांजा हीरोइन के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, कचरा सेठ पूछ रहा था। गांजा हीरोइन के पेड़ पाए नहीं जाते हैं, इनको चोरी चोरी चुपके चुपके लगाना पड़ता है। गांजा हीरोइन, गंजा हीरोइन। सर मुखर्जी नगर में बुक मिल रही है क्या, ओरिजिनल बुक ही नहीं है। ऋषम कुमार जी और सारे कुमार जी ध्यान से सुन लें, सैटरडे को बुक अमेज़ॉन पे आ जाएगी। संडे के बाद तो आई थिंक वही दिवाली वाली का माहौल चलेगा। दिवाली के बाद हर एक बुक स्टॉल पे मुखर्जी नगर में तो बिल्कुल नो डाउट हर बुक स्टॉल पे हो गई, और या फिर अक्रॉस द इंडिया मैंने 570 बुक स्टॉल्स की लिस्ट दी थी, वहाँ पे भी बुक अवेलेबल होगी। अमेज़ॉन पे भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगी। अमेज़ॉन पे प्री ऑर्डर्स चालू हो चुके हैं शायद, तो आप बुक को प्री ऑर्डर कर सकते हैं। प्री ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे ही बुक स्टॉक में आएगी सैटरडे में, सबसे पहले आपका ही नंबर लग जाएगा। ये है प्री ऑर्डर का मतलब। तो प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं। अक्टूबर हीट एक बार बता दो अंकित केवट। कल के नोट्स में जो लोग बैच में नहीं उनके लिए बता रहा हूँ, एक चीज़ नोट कर लेना, नोट में जो लोग बैच में उनके तो मिलेगा, एंड दैट इज़ कि जो कल वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बताया था तो वो किन फसलों के लिए। वैसे तो मैं एग्रीकल्चर में इस चीज़ को बताऊंगा फिर से, राबी की जब फसल पढ़ाऊंगा, लेकिन वहाँ पे भी आप नोट कर सकते हो कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज जिनको मावट के नाम से जानते हैं राजस्थान में, वो हमारे राबी की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको नहीं समझ में आता राबी क्या होता है तो हम आगे पढ़ेंगे। व्लॉग्स विद पंकज टेरेस फार्मिंग एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ आनंद चौहान, सर स्नो लाइन फाउंड हायर इन वेस्टर्न हिमालयाज देन ईस्टर्न हिमालयाज, प्लीज़ एक्सप्लेन आस्क्ड इन सीडीएस। होता क्या है ना, इसका आनंद लेना देना होता है अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन से, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन से इसका लेने देना है। अगर हम ईस्टर्न हिमालयाज में देखें तो ये जो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है तो वो आपको
ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे ठंडी कंडीशंस होती हैं तो वो जो प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्म होता है वो स्नो के फॉर्म में होता है, तो इसलिए नीचे तक आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो स्नो लाइन बहुत ही पहले स्टार्ट हो जाती है ईस्टर्न हिमालयाज़ में। जब वेस्टर्न हिमालयाज़ में आप जाओगे तो क्योंकि उतना रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन होता नहीं है वहाँ पर, तो जो टॉप का पार्ट है वहीं पे स्नो देखने को मिलेगी, और स्नो लाइन इसलिए हम बोलते हैं कि वहाँ पर हायर होती है वेस्टर्न हिमालयाज़ में। NTPC ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी होगा, है ना। टाइड पोर्शन भी नहीं है सेकेंड क्लास में। अच्छा सर डाना आ गया क्या? नहीं, आ जाएगा आज रात तक। ठीक है सर, चलते हैं। ठीक है फिर हम भी चलते हैं। चलिए, थैंक यू सभी को, और मिलते हैं कल। बाकी बैच वैच तो चल रहा है, जिसको लेना है ले सकता है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल सेम